अगस्त सीरीज की जोरदार शुरुआत। निफ्टी 4 मई के बाद पहली बार 17,000 के निकला पार। 17 जून के निचले स्तरों से निफ्टी में और सेंसेक्स में दिए कब तक 11% की रिटर्न। इस हफ्ते लगभग 2% चढ़े निफ्टी और निफ्टी बैंक। चीन में रियल एस्टेट को राहत पैकेज से निफ्टी मेटल इंडेक्स में करीब 4% का उछाल। टाटा स्टील में सबसे ज्यादा 6% की तेजी। आईटी और ऑटो सेक्टर भी 2% से ज्यादा ऊपर। सन फार्मा के अनुमान से अच्छे नतीजे। पहली तिमाही मुनाफा करीब 43% बढ़कर निकला 2,000 करोड़ के पार। आय और अनुमान दोनों से ज्यादा बढ़े। नतीजों के बाद शेयर करीब 5.5% ऊपर चढ़ा। सोमवार को आएंगे आईटीसी के पहली तिमाही के नतीजे। 34% से ज्यादा बढ़ सकता है मुनाफा। आय में 22% की बढ़त संभव। मार्जिन्स में भी सुधार की उम्मीद। एक महीने में करीब 13% उछला शेयर। सोमवार को आएंगे जुलाई में गाड़ियों की बिक्री के आंकड़े। एमएचसीवी और ट्रक सेगमेंट में अच्छी डिमांड संभव। टाटा मोटर्स के 54% तो अशोक लेलैंड के नंबर्स में करीब 66% की वृद्धि संभव। और सिंगापुर के साथ साथ अब भारत से भी होगा एसजीएक्स निफ्टी फ्यूचर्स का कारोबार। प्रधानमंत्री मोदी आज गिफ्ट सिटी में करेंगे उद्घाटन। इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की भी होगी शुरुआत। अरे आज प्रोड्यूसर साहब ने बुल दौड़ा दिए शो के शुरुआत में ही। ठीक है, स्क्रीन्स बढ़िया चमकते हुए 17,100 के ऊपर भारतीय बाजार कामकाज करते हुए 17,000 के लेवल बहुत आसानी से ब्रीच करें। और इनफैक्ट ये जो बुल रन बनती है बहुत सॉलिड, जो मार्केट्स में ट्रैक्शन आया 17 जून को, आपको याद होगा वो 15,183 के लेवल्स और वहां से 17,100 के लेवल्स पे आज हम खड़े हुए हैं। यानी कि सिर्फ 30 ट्रेडिंग सेशंस 12.5% का उछाल, 1900 पॉइंट की रैली। और इस रैली के बीच में हमने कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स बड़ी आसानी से डाइजेस्ट करे। वो फेड की बैठक, वो दो बार 75 बेसिस पॉइंट्स हाइक, वो यूएस के जीडीपी को लेके कंसर्न्स, वो रिजल्ट सीजन रिलेटेड सारे हिकअप सब डाइजेस्ट करे। एफआईआई की सेलिंग खत्म होती हुई नजर आई। हाँ, ये नहीं कहूंगा बाइंग शुरू हुई, लेकिन एटलीस्ट सेलिंग रिड्यूस होना, रह रहे की बाइंग के इंस्टेंसेस आना, वो एक और इंकरेजिंग सिग्नल था। अब तो रुपया भी अपने सॉलिड पाथ पे पहुंच चुका है, स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है और पूरे ग्लोब पे रिस्क ऑन ट्रेड्स आपको बढ़िया तरीके से प्ले आउट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत बढ़िया पिछली सीरीज, बहुत बढ़िया आज नई सीरीज का आगाज, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ भारतीय बाजारों में कामकाज। ठीक है, तो बुल दौड़ाना बनता था भाई। और हमें पता चल गया है, हमने चर्चा कर ली है वो 10-15 के सेगमेंट में कि वो लाल कलर से नहीं भड़कता वीरू, वो भड़कता है वो इंटेंशनली जो कपड़ा हिलाया जाता है उसके सामने, उसे तो दिखता भी नहीं है लाल कलर। तो कल का अच्छा वो आगे आएंगे सवालों पे। अब जरा वीरू के पास जाने से पहले आज के मार्केट्स की मैपिंग कर दूं। आज का सेशन बढ़िया मूव, 1% का उछाल, 17,100 के आसपास ही 150 पॉइंट की मजबूती के साथ भारतीय बाजार कामकाज करते हुए नजर आएंगे। निफ्टी बैंक पस्त पड़ा है, उसके बावजूद निफ्टी 1% उछाल। निफ्टी बैंक स्क्रीन पर आएगा फ्लैट। एक समय निफ्टी बैंक 150 पॉइंट नीचे चला गया था, तो हमने शुरुआत करी थी तो 500 550 अंक तक की उछाल के गैप अप में नजर आया था। उसके बाद 150 पॉइंट स्लिप हो गया था इन रेड, और अब देखिए लो लेवल से रिकवर जरूर हुआ लेकिन इस समय एकदम फ्लैट। तो फिर जब निफ्टी बैंक फ्लैट पड़ा है, निफ्टी में इस तरह का ट्रैक्शन क्यों आ रहा है, उसके लिए निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखा दीजिए, क्लियर हो जाएगा उससे। कोई इन्फोसिस, कोई टीसीएस, कोई एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड यानी कि आईटी मेजर्स, एचडीएफसी ट्विंस, कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सब हैं जो दरअसल बाजार की, भारतीय बाजारों की आज मदद कर। इवन उसमें वो इक्का दुक्का कोई टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, अगर मैं नीचे उतरूं तो इस तरह के स्टॉक्स हैं जो लार्जली आज पॉजिटिव साइड में कंट्रीब्यूट करते हुए। लार्जली वो स्टॉक्स, एचडीएफसी बैंक को छोड़ दूं, जो बैंकिंग पॉकेट को बिलोंग नहीं करते।
तो इन सब स्टॉक से आज निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी बैंक पस्त पड़ा हुआ है। और ये ग्लोबल फिनोमिना है, ये रिस्क ऑन ट्रेड्स का। यूएस के फ्यूचर्स इस समय एज वी स्पीक कल के 1.25% के ऊपर फ्लैट से 1.25% के और गेन्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यूरोप मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है आधे से 1.5% की। एशिया में ज्यादातर एशिया मिला जुला है, हम एशियन पैक में आउट परफॉर्म कर रहे हैं। हमारी चाल आजकल बड़ी सुधरी हुई है, हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो आउट परफॉर्मेंस लकीली टचवुड इंडियन इक्विटीज में कंटिन्यू होता हुआ। वीरू, ऐसे में आज के इंटरडे चार्ट रखिए स्क्रीन पे। ये निफ्टी बैंक के लिए क्लियर था कि आज चेज करने का दिन नहीं है। मैं मुनाफा बांधना पसंद करूंगा या चेज नहीं करूंगा, मैं स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स को इनकैश करने की कोशिश करूंगा। और आज के जो दायरा था ना, वो पहला रेजिस्टेंस और पहला बेस, ये आज सुबह की रेंज जो है ना, उसी दोनों पॉकेट्स को हिट करके उसी के बीच में सिमटती हुई आपको नजर आएगी। दिखाइए जरा तो सुबह का पहला क्या रेजिस्टेंस और पहला बेस दिखाइए। 17,020, 16,960 ये था पहला बेस। और हमने आज दिन के दौरान जो ट्रेजेक्ट्री हिट करी, उन्हीं ट्रेजेक्ट्री के आसपास गए थे, लाइक वाइज ऊपर की तरफ। वीरू, वो ठीक था कि गैप अप को चेज नहीं करना, शायद जूस गैप अप के साथ खत्म हो गया। अब लेकिन जो आज का कंटिन्यूस सेशन थी, उसकी रीडिंग क्या, वो जो दायरे में अब हम सुबह से उस गैप अप के बाद फंसे हुए हैं, उसके बाद क्या व्यू बन रहा है बाजार को लेकर। पहले निफ्टी की बात करी जाए। जी देखिए आशीष, सुबह मेरी अप्रोच थी या तो प्रॉफिट ले लीजिए या फिर टिके हैं तो 17,040 का स्टॉप लॉस रखिए या फिर 17,020 का। अगर आपने प्रॉफिट ले लिया तो भी अच्छी बात है, नहीं लिया तो भी अच्छी बात है। लेकिन एक बात है कि निफ्टी से अभी आप ये नहीं कह सकते जनाब कि आप सिंक हो गए। नहीं, सिंक नहीं हुए। सिंक आप तब होंगे जब आप पहला बेस तोड़ देंगे। तो अभी हम भले ही इंडेक्स पे ट्रेड डालें आशीष, लेकिन ये कहना कि आई थिंक आप सिंक हो गए और स्ट्रक्चर बिगड़ गया, नो, नॉट एग्जैक्टली। कॉन्फिडेंस अभी भी है। और आज का क्रक्स था 17,000 के जोन को होल्ड करना, 17,020 के जोन को होल्ड करना। तो मैं यही कहूँगा आशीष, हम 17,020 को अगर होल्ड करते हैं तो ये एक प्रॉमिसिंग स्ट्रक्चर की बहुत बड़ी निशानी होगी। मेरा पॉइंट था आशीष, आपके साथ सुबह सुबह डिस्कशन में मैंने बहुत बार कहा 17,146 वो एक पिवट पॉइंट है। वो जब तक नहीं निकलेगा फ्रेश स्ट्रेंथ नहीं आएगी। और यकीन मानिए वही एक पॉइंट है 17,146। अभी भी कह रहा हूं, अगर 17,020 वॉलेट नहीं होता आशीष तो स्ट्रक्चर ये कायम रहेगा। लेकिन अपर स्विंग के लिए अभी आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आपको 17,146 ही निकालना पड़ेगा। आप जरा ऑप्शंस के स्टैट्स देखिए। डायरेक्टर साहब प्लीज स्क्रीन पे ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइएगा। आपकी स्क्रीन पे वो स्टैट्स देख के आपको बिलीव होगा कि पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन है। देखिए इस अपर स्विंग में एफआईएस का कैश था, उनकी तरफ से कॉल्स में शॉर्ट स्क्यूज हुआ था, उसमें उनकी तरफ से पुट राइटिंग थी, उनकी तरफ से इंडेक्स में शॉर्ट सब्सटेंशियली कवर किया गया था। ये बड़ी बात थी। आपकी स्क्रीन पे आशीष देखिए जरा, 17,000 की पुट में 57 लाख पुट बिकी हैं। 17,100 पे यानी एट द मनी पे करीब 49 लाख पुट बिकी हैं। 16,900 पे करीब 28 लाख, यानी मोटा मोटी इसी एरिया में ऑन द फर्स्ट डे ऑफ वीकली कॉन्ट्रैक्ट आप समझ लीजिएगा कि 50, 1 करोड़, 1 करोड़ अगर आप देखें 7 लाख, करीब 1 करोड़ 38 लाख पुट बिकी हैं। दैट्स ह्यूज। बड़ा कॉल राइटर आशीष अगर कहीं पे खड़ा है तो इस वक्त थोड़ा सा पोजीशन लेके वो 17,100 पे ही है, यानी थोड़ा सा वो कंसिडरेट करने की अगर आप देखें गुंजाइश जाहिर कर रहा है। लेकिन फिर कहूँगा अगर 20 तक का डिप मिले कभी तो लेने की कोशिश कीजिएगा बेस 1 के आसपास। लेकिन मेजर थ्रस्ट आशीष, चाहे वो आज हो चाहे वो सोमवार को हो, तभी आएगा टुवर्ड्स 17,298 जो कि आज की स्ट्रेटेजी में एक मेंशन्ड लेवल है। मैंने सुबह भी कहा था कि अगर 146 निकलेंगे तो 298 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो 146 का पॉइंट एक सबसे वैलिड और क्रिटिकल पॉइंट रहेगा आशीष। इस बीच HDFC लिमिटेड के रिजल्ट्स आ रहे हैं स्क्रीन पर। जो आंकड़े मुझे दिख रहे हैं, NII 4465, 4600 के आसपास की हमारी एक्सपेक्टेशन। तो 4465, 46 ठीक है, 125 करोड़ रुपए के आसपास का NII पे मिस आपको नजर आएगा। प्रॉफिट्स 3900 करोड़ रुपीस की एक्सपेक्टेशन के सामने 3670 पे आते हुए, तो इसमें भी एक मिस ही है। खैर कि पिटे हुए स्टॉक्स हैं, रिजल्ट पे कितना रिएक्ट करेंगे और FI की बैंक्स पे कितना रिएक्ट करेंगे और अपनी जगह पे, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट एटलीस्ट दोनों ही आंकड़ों पे।
हाँ, ग्रॉस एनपीए सुधरते हुए, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है। 1.78% पे ग्रॉस एनपीए 1.91% के साथ, तो ऑलमोस्ट 13 बेसिस पॉइंट्स ग्रॉस एनपीए इंप्रूव होते हुए। तो अब मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट एनआईआईज एक मिस कहिए, प्रॉफिट एक मिस कहिए, एसेट क्वालिटी में एक इंप्रूवमेंट जरूर नजर आ रहा है, लेकिन इंडिविजुअल जीएनपी इज ऑलमोस्ट फ्लैट। आपकी स्क्रीन पे 0.99 0.98 के आसपास के आंकड़े। फाइनेंस कॉस्ट बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। तो ये तो थोड़े ठंडे नंबर्स हैं एचडीएफसी लिमिटेड की तरफ से। व्यू ले लूं पहले, फिर यूरो के पास जाता हूं वापस निफ्टी बैंक पे बातचीत करने। जो पैनल जुड़ चुका है प्लीज सबको स्क्रीन पे दिखाइएगा। आप सबको गुड आफ्टरनून। मानस, एक बार एचडीएफसी लिमिटेड जरा चेक कर दें, स्कैन रन कर दें जरा क्विकली। देखिए, एचडीएफसी लिमिटेड ने आज 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है और यहाँ पर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। हाई टॉप्स हायर बॉटम का ट्रेंड है। मेरा समझना है कि जब तक आपको 2300 रुपए के नीचे की क्लोजिंग ना देखने को मिले एचडीएफसी लिमिटेड में, आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। आई बिलीव कि ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहेगा। आई थिंक 2450 तक के भाव आपको एचडीएफसी लिमिटेड में देखने को मिल सकते हैं। उससे पहले कोई करेक्शन देखने को मिले तो बिल्कुल खरीदारी करके चलनी है 2300 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। एक बात है, तो नंबर स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन कोई भी करेक्टिव मूव आए तो दरअसल खरीदारी करने के लिए इस्तेमाल करिएगा। 2300 के ऊपर इस स्टॉक में स्ट्रेंथ बनी रहेगी। वो डिप्स फिर अच्छे खरीदारी करने के मौके होंगे। निफ्टी बैंक वीरू आज बड़ा पस्त पड़ गया भाई। अच्छे मूव्स के बाद आज ठीक है, हर दिन हर आदमी परफॉर्म नहीं करता, लेकिन थोड़ा ठंडा ऊपरी तरफ से करेक्ट होके, और करेक्शन में तो एक समय अच्छा खासा वीकनेस पे चला गया था। 150 पॉइंट के आसपास का दवा, 700 पॉइंट 800 पॉइंट जिनके हाई से स्विंग मिल गया था। अब फिर भी रिलेटिवली स्टेबल, लेकिन कल की क्लोजिंग लेवल्स के आसपास। निफ्टी बैंक थोड़ा सा अच्छे आउट परफॉर्मेंस के बाद क्या रीडिंग है आज के इस कंसोलिडेशन वाले मूव, आज का स्पष्ट पड़ने की? देखिए आशीष, सुबह ही अगर आप देखिए मैंने कहा था कि 1% मेरा झुकाव निफ्टी की तरफ था, लेकिन निफ्टी बैंक पे नहीं था। निफ्टी के लिए फिर भी अगर आप देखें अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशंस थे, चाहे वो कुछ फार्मा, कुछ अगर आप देखें आपके आईटी, कुछ अगर आप देखें आपके ऑटो स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे, लेकिन निफ्टी बैंक में झुकाव नहीं था। निफ्टी बैंक झुका है एग्जैक्टली वही अपने क्रिटिकल लेवल से। आज 800 850 की एक सप्लाई ट्रैजेक्टरी थी। सुबह हमने कहा कि प्रॉफिट्स को बुक कीजिए अभी, लेकिन कोलैप्स नहीं हुआ आशीष। याद रखिएगा 37,000 और 37,200 ये दो पुट राइटर्स का जोन है, और ये वो ट्रैजेक्टरी है। इसके ऊपर जब तक रहे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये ट्रैजेक्टरी वो है जो कि कल की हमारे आखिरी के 1 घंटे की ट्रैजेक्टरी थी आशीष। तो बेटर होगा कि अब क्लोजिंग में ट्रेड मत लीजिए। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वीकेंड। इसमें भिड़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप आशीष क्लियर देख सकते हैं कि 37,000 पे, 37,500 पे, 37,300 पे, 37,400 पे पुट राइटर्स विजिबल हैं। तो मैं अभी ट्रेड की वकालत तो नहीं करूंगा आशीष, नो डाउट अबाउट दैट, कोई ट्रेड नहीं। लेकिन मंडे के लिए भी डेटा ये कहता है कि ये भले ही हायर लेवल से रिट्रेस हुआ हो, इसे कहते हैं थोड़ा सा कूल ऑफ, थोड़ा सा रेस्ट लेना, हल्का सा बैकफुट पे आके ही आगे जाएगा। 37,200 37,000 की ट्रैजेक्टरी जब तक सिक्योर्ड है तब तक बेस कायम है। ये नए दौर का, नए सीरीज का, इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का बेस कायम है। रिस्क की कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप प्रॉफिट्स बुक करके बैठे हैं, थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाइए, थोड़ा सा अगर आप देखें बैकफुट पे आइए, फिर ट्रेड लेके। बट 37,200 एक क्रिटिकल ट्रैजेक्टरी है आशीष, अभी कोई ट्रेड नहीं पड़ा। बिल्कुल ठीक। और इस बीच बात करते करते निफ्टी बैंक वापस इन रेड स्लिप होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, बता देता हूं, कुछ देर बाद वो हमारे साथ वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, वो कंपनी जो मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट्स ऑपरेट करती है, उसका टॉप मैनेजमेंट जुड़ता हुआ नजर आएगा। तो आज के कॉर्पोरेट सैन में हम लोग वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट के वाइस चेयरमैन अमित जटिया साहब से चर्चा करेंगे। आगे वो क्या चल रहा है, हमारी इन हाउस टीम आपके लिए कुछ बेहतरीन स्टॉक्स पेश करेगी, क्या चल रहा है बताएगी। मंडे को ध्यान रखिए, आईटीसी और यूपीएल निफ्टी की 2 कंपनी के रिजल्ट्स आने हैं। तो क्योंकि आईटीसी बड़ा चर्चा में रहता है आजकल, तो सुमित से कहा है जरा इसकी जरा रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशन थ्रेडबेयर डिस्कस करने के लिए आप रेडी रहो, तो वो डिस्कशन हो जाएगा। मंडे को जब हम लौट के आएंगे 1 अगस्त होगी। इंपॉर्टेंट इसीलिए वो दिन क्योंकि हम पिछले महीने का, यानी इस जुलाई महीने के ऑटो सेल्स के नंबर्स का इंतजार कर रहे होंगे, रिएक्ट कर रहे होंगे। क्या एक्सपेक्टेशन ऑटो सेल्स नंबर से, उस समय यतिन कुछ देर बाद आपको बताएंगे। और अब से कुछ ही देर बाद वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में गिफ्ट सिटी गुजरात गांधीनगर में मोदी जी पहुंचने वाले हैं। इनॉग्रेशन है भाई, आईजेक्स निफ्टी, बुलियन एक्सचेंज।
मनीष देसाई भी वहां पहुंचने वाले होंगे या पहुंच गए होंगे। मनीष को वहीं गिफ्ट सिटी से जोड़ेंगे और समझेंगे क्या चल रहा है, क्यों इंपॉर्टेंट है आज का दिन इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, आज से भारत के लिए। ये सब आगे, लेकिन जरा पहले ट्रेंडिंग स्टॉक्स, उसके बाद टॉप पिक्स एक्सपर्ट्स के पैनल की। जो प्रोड्यूसर साहब ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेकर आए, प्लीज स्क्रीन पे दिखाइएगा कौन कौन से स्टॉक्स है रडार पे। पहले हमेशा की तरह तेजी के ट्रेड्स, क्योंकि आज सुबह शुरुआत में शो के बुल दौड़ा दिया है तो फिर बनता वही है, तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स। एसबीआई लाइफ अपने नंबर्स पे रिएक्ट कर रहा है, 8% उछाल, सुबह से मजबूत। टाटा स्टील मेटल्स मजबूत है, टाटा स्टील का आउट परफॉर्मेंस अलग ही है, 2 दिनों से बहुत अच्छा मूव बन रहा है। ये जब से स्प्लिट हुआ है ना, हम सबके लिए अट्रैक्टिवनेस ज्यादा बढ़ गई है। हिंडाल्को, ये चाइना फैक्टर है जो एट प्ले है आज मेटल्स में, जो सुबह सुबह 7 बजे से चर्चा में आ गया है इस चैनल पे। डॉक्टर लाल पैथलैब्स, नंबर्स ठीक थे, कुछ पॉजिटिव भी थे, लेकिन कवरिंग के मूव्स बढ़िया बनते हुए बहुत पिटा हुआ स्टॉक। बदलिए जरा फ्रेम को, दिखाइए मंदी की तरफ वाले जो ट्रेंडिंग शेयर्स हैं। डॉक्टर रेड्डीज अपने नंबर्स पे अब 4-4.5% की कमजोरी, यही बात हुई थी, एडजस्ट करिए, उसके बाद आपको दिखेगा इंटरनल वीकनेस, खासतौर पे यूएस बिजनेस को लेकर। श्रीराम ट्रांसपोर्ट अच्छे नंबर्स के बाद चर्चा क्या हुई थी, सारी तेजी का मूड चार्ट पे ऑलरेडी भुना लिया इन अच्छे नंबर्स का। उसके बाद इवेंचुअली हुआ क्या, अच्छे नंबर्स पे 6% कटा। एमएनएम फाइनेंशियल्स 5-5.5% कमजोरी, कमजोर नंबर्स फिर से इसकी तरफ से। और निप्पॉन लाइफ भी सुबह चर्चा हुई थी, कमजोर नंबर्स हैं, अभी तक 4%, 4.5% के आसपास के दबाव के बीच में झूलता हुआ शेयर नजर आएगा। लेकिन अब ये सब तो हो गया, इन स्टॉक्स पे कोशिश करूंगा आगे बातचीत भी कर ली जाए, लेकिन आज के टॉप कॉल्स लेकर आते हैं क्विकली। कविता जी आप शुरुआत करिए, आज का प्रेफर्ड ट्रेड दोपहर का कौन सा आपका? Hi, very good afternoon. Hi Ashish. जी। Good afternoon, everyone. Well, preferred trade pharma sector से है, जहाँ Lupin is looking good to me. 8% का OI गेन हुआ है। ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है, मुझे लगता है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लुक आफ्टर करना चाहिए। 200 डेज मूविंग एवरेज अपने एवरेजेस के ऊपर निकले हैं। रिजल्ट्स के बाद फार्मा में एक अच्छा मूव भी हम आते हुए देखे हैं। So with the stop loss of 642, I believe Lupin में बाइंग करना चाहिए। For the positional target आज और कल का अगर नजरिया रखें तो मुझे लगता है 655, 660 के लेवल्स की तरफ Lupin मूव होता हुआ दिखेगा। So Lupin will be the preferred. ओके, ल्यूपिन आपकी अगर आप देखें प्रेफर्ड चॉइस है। मैं आपके स्टॉक जैसे ही आपने मार्क किया, इसके चार्ट को देखा और वाकई अगर आप देखें अच्छा स्विंग ल्यूपिन अपने स्ट्राइक कर रहा है 50 डेमा को। सन फार्मा में वाइल्ड स्विंग। अच्छा, एक काम करते हैं, स्टॉक नहीं देखते हैं, लेट्स ब्रिंग निफ्टी फार्मा। तो सारे ट्रेडर्स थोड़ा सा अगर आप देखें सचेत रहें, निफ्टी फार्मा ने आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया है और निफ्टी फार्मा ने आप समझ लीजिएगा कि 27 अप्रैल के बाद पहली या मतलब तीसरी बार स्ट्राइक करने की कोशिश की है अपना 100 डे एक्सपोनेंशियल स्विंग एवरेज। क्या गजब का स्विंग आया है, गुड कैच कविता जी, अच्छा स्विंग। मानस, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा? वीरेंद्र जी, मेरा जो कन्विक्शन ट्रेड है वो IRCTC पे बाय रिकमेंडेशन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब रिवर्सल देखने को मिल गया है। पहले स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, लेकिन अब स्टॉक ने कंफर्मेशन दे दिया है हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का। इनवर्स सेक्वेंशियल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, वहां पर नेकलाइन पे काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। स्टॉक अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है, तो IRCTC में करेंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 614 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 660 के टारगेट के लिए, और 640 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं जो कि 24 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 45 से 50 रुपीज तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। ओके, IRCTC आपका बाय कॉल है। 640 की कॉल भी आप दे सकते हैं। ये एक सेकेंड, 640 की कॉल ट्रेड कर रही है करीब 23.60 पर। IRCTC बाय कविता जी का हो गया। अगर आप देखें ल्यूपिन, 2 ट्रेड्स हो गए। अच्छा स्विंग देते हुए यहाँ पे राजेश सतपुते जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा, क्या चेज कर रहे हैं आप इस वक्त? राजेश सतपुते जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, इसीलिए कहते हैं रोज आना चाहिए। वीरेंद्र जी, सिर्फ आज मॉर्निंग की क्लास मैंने अटेंड नहीं की, मैं तो रोज इधर ही रहता हूँ। तो चलिए, तो वो भी रोज में ही आता है, तो वो भी रोज में ही आता है। वीरेंद्र जी देखिए, एक बेहतरीन पिक रहेगा IRCTC, लेकिन क्योंकि उसको मानव जी ने सिलेक्ट किया तो मैं कुछ नया देता हूँ। तो मेरे हिसाब से देखिए, मेरी नजर जो है वो सीमेंट स्टॉक्स पे रहेगी
उसमें से जो सबसे बढ़िया लग रहा है वो है एसीसी। और एसीसी में देखिए यहाँ पे एक बड़ा रेंज का ब्रेकआउट निकलता है। अगर आप टेक्निकली देखें तो जो क्लस्टर था, रेजिस्टेंस बन रहा था, वो था करीबन 2220 के आसपास। तो 2200 और 2220 पे बहुत बड़ा सप्लाई बनता था, और आज इस सप्लाई को इसने निगेट किया है, सप्लाई के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो एसीसी बाय करें। 2235 के आसपास ये फ्यूचर में ट्रेड है तो आपको लॉन्ग करना है। 2210 का आपका स्टॉप लॉस होगा, और जो टारगेट दिखता है वो होगा 2280 से लेके 2300। सो एसीसी बाय। एसीसी बाय, आईआरसीटीसी दोनों को पसंद आ रहा है और अच्छा मूव आईआरसीटीसी में बनता हुआ। दो खबरें इस बीच आई हैं, उनको भी नजर में रखिएगा। एचडीएफसी लाइफ में कहा था आज बोर्ड मीट है, प्रेफरेंशियल इशू के जरिए फंड रेजिंग, वो अपडेट आने शुरू हुए हैं। दरअसल एचडीएफसी लिमिटेड पेरेंट ही 2000 करोड़ रुपए का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू पैसा डालता हुआ नजर आएगा। तो ये सुबह से पता था कि ऐसा अनाउंसमेंट कुछ आना है, लेकिन वो पता चल गया अब कौन कर रहा है। एचडीएफसी अब भाव देखना है मुझे, किस भाव पे वो मैं चेक कर लूंगा। ये वो खबर आ गई। दूसरा, कार ट्रेड को खींच के लेकर आइए स्क्रीन पे। कार ट्रेड अब बहुत बढ़िया मूव बना रहा है, 6-7% का। अभी अभी रिजल्ट फ्लैश हुए हैं, घाटे से वापस मुनाफे में पहुंच गई, और इसीलिए आप देख रहे हैं इस तरह का एक्साइटमेंट एक बहुत पिटे हुए स्टॉक पे आता हुआ। गाबा सर, ये तो आप ही बता सकते हैं। गाबा सर है ही नहीं आज। अरे तो मैं बाद में आता हूं इन दोनों स्टॉक्स पे, पहले मैं अब ये पिक्स पूरी कर लेता हूं। द्वारिकेश शुगर के नंबर्स भी अच्छे हैं, देखते रहिए स्क्रीन पे। टिकर टीम सारे नंबर्स चला रही है आपके लिए। असित क्या है रडार पे? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आशीष जी। मेरे हिसाब से बाटा को देख सकते हैं। आई थिंक ये 200 EMA क्रॉस किया काफ़ी दिन बाद, एंड जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट बिल्ट अप हुआ अराउंड 8%, एंड 1900 के लेवल पे अच्छा खासा कॉल अनवाइंडिंग हुआ है। सो बाटा इमीडिएटली नहीं लेके थोड़ा अगर कंजर्वेटिवली रिट्रेसमेंट होता है अराउंड 1912 1910 लेवल पे लेते हैं, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1900 फॉर ए टारगेट अराउंड 1945 के रेंज में, 40-45 के रेंज में। मुझे लगता है कि बाटा में रनअप और भी थोड़ा रहेगा। बाटा इज अ गुड पिक, सो बाटा इज लॉन्ग। में रनअप आएगा आज, बढ़िया मूव दिखाता हुआ। खरीदारी करने का मन, किसी भी सुस्ती किसी भी कमजोरी में खरीदारी करके चलें। कुछ ही देर के बाद आसित के पास लौटूंगा, क्योंकि 4 का चौका की जो पहली कड़ी है सस्ता ऑप्शन, वो आसित के पास हम लोग जाने वाले हैं। पर पहले सारी पिक्स। बहेती साहब, क्या है आपका प्रेफर्ड ट्रेड? आईटी के बाहर जा रहे हैं हम लोग? जी आशीष जी, आईटी के बाहर जा रहे हैं और थोड़ा सा डिफेंसिव में जा रहे हैं। कॉलगेट और डाबर दोनों ही काफ़ी हमारे रडार में आ रहे हैं और दोनों ही काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, कॉलगेट और डाबर। अभी मोमेंटम कॉल के हिसाब से डाबर में हमें लगता है कि करंट लेवल पे भी एक पोजीशन बनाई जा सकती है ट्रेडिंग की तरफ। 595 के टारगेट के लिए उसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। 575 का एक एसएल मेंटेन करना है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर डाबर का दिख रहा है, और कॉलगेट पॉमुलेट में भी एक पोजीशन बनाई जा सकती है करंट लेवल पे। प्रेफर्ड ट्रेड डाबर का, दोनों पसंद आ रहे हैं। देखिए क्या मूव आ रहा है। और इस बीच एचडीएफसी लाइव को फिर से स्क्रीन पर लेकर आएगा। मानस, ये सुबह आपसे चर्चा हुई थी, आपका शायद बाय ट्रेड था। एचडीएफसी लाइव अब मोमेंटम पिकअप कर रहा है, रिविजिट करिए प्लीज। तो देखिए 550 के टारगेट्स मेंशन किए थे, 519 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय थी, और करीब करीब 550 तक के भाव आपको देखने को ऑलरेडी मिल गए हैं। मेरा समझना है कि अगर आप एक पोजिशन ट्रेडर हैं तब तो आप बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लीजिए 540 रुपए के आसपास, और जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो 565 के आसपास के होंगे। तो एचडीएफसी लाइफ में फिलहाल बने रहिए, स्टॉप लॉस रिवाइज करके 540 रुपए कर लें। ओके, एचडीएफसी लाइफ पर आप देखिए बहुत सारे डिस्कशन स्टॉक डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में, और वाकई अगर आप देखिए मॉर्निंग करीब करीब जो 945 के हाइज थे उनको वॉलिड करता हुआ, ये एक एक्यूट स्ट्रेंथ के इंडिकेटर होता है, याद रखिएगा सुबह के हाइज को काटना। मैं राजेश अग्रवाल जी के पास जाऊं उससे पहले देखिए एचडीएफसी लाइफ की जो अभी बात हुई ना, यहाँ पे मैं ऑप्शन एक्टिविटीज़ को देख रहा हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन एक्टिविटी। लीजिए 550 हो गए बात करते करते। राजेश अग्रवाल जी मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक स्टॉक मेंशन करता हूँ यहाँ पे। राजेश सतपुते जी जरा प्लीज देखिएगा, कविता जी ने जैसे ही ल्यूपिन मार्क किया, जरा आप फार्मा के स्विंग को देखिए। लुक एट सिप्ला 974, और इसकी कैंडल ने मतलब आज लोअर शेडो ने कल की पूरी कैंडल को कवर कर लिया। अभी कुछ देर पहले इसमें एक स्विंग आया, बट आई थिंक अब स्विंग जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है और अच्छा हो रहा है। 975 फ्यूचर्स लेना चाहिए यहां पर, या कोई आउट ऑफ मनी कॉल पकड़े 980 की 990 की, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? स्टॉक डे हाई को एक बार फिर से रीगेन करने की कोशिश करता हुआ और कैंडल काफी कॉन्फिडेंस दिखाती हुई। राजेश जी। जी देखिए, सिप्ला डेफिनेटली एक आप कह सकते हैं कि हमें टॉपिक हमें हमेशा अच्छा लगता है ये काउंटर।
अगर चार्टिकली देखें तो 970 एंड 950 ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें तो 1000 का इसका इमीडिएट टारगेट है। तो जो फार्मा में रैली आई है उसका बेनिफिट सिप्ला को मिलेगा। तो इससे बाय अबाउट 970 आपको स्टॉप लॉस रखना है एज ए ट्रेडर 960 पे, और 1000 का टारगेट सेट करे। फिर जी आपने पूछा ऑप्शंस कौन सा बढ़िया रहेगा, तो देखिए सिप्ला का जो कॉल ऑप्शन हमने बात करनी है या क्लाइंट को हमने देना है वो 980 का रहेगा। ऑलरेडी ये कॉल शेयर किया गया है। 980 का कॉल ऑप्शन करीबन 30 के आसपास है। ये 22 का स्टॉप लॉस हमने रेकमेंड किया है। मुझे लगता है कम से कम 50 प्लस का टारगेट लेके चले तो प्रोबेबली ये स्लाइटली पोजिशनल व्यू रहेगा, लेकिन सिप्ला का कॉल बढ़िया रहेगा। हाँ, और क्योंकि सेक्टर लीडर के कुछ देर पहले नंबर आए थे, सन फार्मास्यूटिकल्स, दिखाइए उस स्टॉक को स्क्रीन पे। सन फार्मा के उस नंबर्स ने सारा मूड बदल दिया। हम सिप्ला के नंबर्स अवेटेड हैं, आज नंबर्स आने हैं, और उससे पहले क्योंकि सन के नंबर्स आए और सन फार्मा के नंबर्स में बढ़िया परफॉर्मेंस। अरे 24% के मार्जिन एक्सपेक्टेशन के सामने ऑलमोस्ट 27% पे मार्जिन पहुंचते हुए नजर आए, बाकी के इंटरनल स्ट्रांग थे। तो सन फार्मा ने बढ़िया रिएक्ट करा और उसी के चलते आप देख रहे हैं बाकी फार्मास्यूटिकल मेजर्स घूम रहे हैं और सिप्ला को रिजल्ट्स भी आने हैं। तो रखिए भाई सिप्ला को रडार पे रखिए, और सिप्ला का कॉल रडार पे जो सतपुते साहब मेंशन कर भी रहे हैं। राजेश जी गुड आफ्टरनून, क्या हालचाल? आप लोग क्या खरीदवा रहे हो भाई कोलकाता में? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण हैं सबको नमस्कार। खरीदवा रहे हैं तो मैंने जो ऑफिस से निकलते समय कॉल देके आया था वो तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, IRCTC का था, तो IRCTC को अब मैं नहीं ले रहा हूँ। बट एक और स्टॉक जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रनअप और दे सकता है, ऑलरेडी दे चुका है, वो PVR का हो सकता है। अगर आप देखें तो जो मर्जर इनके अनाउंस्ड हो चुके हैं आइनॉक्स के साथ, वो कभी भी उसकी अप्रूवल आ सकती है। दूसरे फुटफॉल ऑलरेडी बढ़ गए हैं, ये मर्जर होने के बाद एक बड़ी क्षमता उभर कर नज़र आएगी। 4000 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन इन्होंने पिछले महीने जो 3-4 साउथ की मूवीज़ आई थी उसके ऊपर आए थे, और मुझे लगता है जो पेंटअप डिमांड है या कोविड के रिस्ट्रिक्शन के कारण से लोग नहीं आ रहे थे, अब वापस से सिनेमा घरों की तरफ आएंगे और नई रिलीजेस की लाइनअप लगी हुई हैं। आने वाले दिनों में फेस्टिवल सीज़न भी चालू हो जाएगा, तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मुझे लगता है कि किसी को अगर 3 से 6 महीने का नज़रिया हो तो आइनॉक्स ले, क्योंकि 10 पे 3 का रेशियो है और उस लिहाज से आइनॉक्स सस्ता पड़ता है। लेकिन ट्रेडिंग के नज़रिए से किसी को लेना हो तो PVR पे ध्यान दे सकता है। उकसा रहे हो PVR के थ्रू कि मैं आपसे उस पिक्चर की बात करूं, क्या था, एक विलन रिटर्न, लेकिन अभी नहीं करूंगा, वो आगे बात करूंगा। PVR पसंद आ रहा है, मैं इसमें बिल्कुल शक नहीं, बहुत अच्छा मूव। अपने हाईस पे PVR इस समय, PVR का आइनॉक्स और PVR दोनों अपने हाईस पे ट्रेड करते हुए। अच्छा असित के पास जाऊं उससे पहले रूट मोबाइल, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए इस तरह का शार्प रिएक्शन देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले तानला प्लेटफॉर्म्स के नंबर्स से एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आया था। 2 दिन 20% के लोअर सर्किट लगे थे। डर लगा था रूट मोबाइल के नंबर्स को लेकर भी कि अगर ये सेक्टोरल ट्रेंड है कि सिर्फ तानला स्पेसिफिक इशू, शायद तानला स्पेसिफिक इशू, क्योंकि रूट को लेकर अब कन्विक्शन स्ट्रीट का बढ़ रहा होगा। मुनाफा 34 से बढ़कर 70 करोड़ की तरफ बढ़ता हुआ, इवन रेवेन्यूज में अच्छा मोमेंटम पिकअप हुआ है, तो यहां पे डिसअपॉइंटमेंट नहीं। वहां पे क्या हुआ था, 2 सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स हो गए रेवेन्यू डिक्लाइन था, यहां पे मोमेंटम पकड़ा और इसलिए स्ट्रीट का कन्विक्शन आता हुआ 10% मजबूती के साथ अब रूट मोबाइल इस समय कामकाज करता हुआ। रूट मोबाइल पे कविता जी क्विकली जरा चार्ट चेक दे दो। अच्छा मूव बन रहा है मैम, पिटा हुआ स्टॉक है। यस, रूट मोबाइल अपने एक प्रीवियस इंपल्स मूव की 60% रिट्रेसमेंट पर भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और आफ्टर रिजल्ट एक अच्छे मूव देखे हैं हमने। सो आई बिलीव ये जो मोमेंटम बना है ये फर्दर एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। डे के लिहाज से अगर किसी ने लिया है तो दे कैन टेक द स्टॉप लॉस ऑफ 1340 ऑन देयर पोजीशन। अदरवाइज मुझे लगता है पोजिशनली भी काउंटर एक अच्छे मूव दिखाता हुआ दिखेगा टुवर्ड्स 1450 1480 की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा। तो वन कैन टेक द स्टॉप लॉस पोजिशनल, अगर कोई लेकर जा रहा है तो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1325 अपनी पोजीशन बनाए और 1450 1480 तक इसे रख सकते हैं। बहुत बढ़िया मूव बनते हुए, तो रिजल्ट से वो नर्वसनेस शायद निकल रही है और इसीलिए आप देख रहे हैं कवरिंग के मूव स्ट्रांग है। आज थोड़ा डिले के साथ चल रहे हैं क्योंकि रिजल्ट्स का झड़ी लगी हुई है, रिजल्ट्स हैवी डे, लेकिन अब सस्ता ऑप्शन लाइए टीजर स्क्रीन पे 4 का चौका सस्ता ऑप्शन का। और असित क्या आइडेंटिफाई करा सर आपने?
अच्छा जी, आई थिंक इंडसइंड बैंक को हम देख सकते हैं। इंडसइंड बैंक का 1060 का कॉल जो कि अभी 26 रुपये में चल रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट 25 अगस्त का ऑब्वियसली एक्सपायरी। इसको हम बाय कर सकते हैं, अगर थोड़ा भी रिट्रेसमेंट होता है उसको ले सकते हैं। आई थिंक विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड मे बी 20 रुपीज़, 18 to 20 रुपीज़ में। बट मुझे काफ़ी कन्विक्शन है कि इंडसइंड बैंक विल क्रॉस 1050 एंड इवेंचुअली अराउंड 1080 के लेवल पे। सो दिस कैन डेफिनेटली गिव मनी, बट एट द सेम टाइम एक कैवेट ये है, इसको लेके तो इससे बिगर लॉट, एक लॉट में आई थिंक नंबर ऑफ शेयर्स है 1100 या 800 करीब है, तो उसका एक इशू है। बट अदरवाइज आई थिंक इंडसइंड बैंक इज क्वाइट गुड। आई थिंक कोई भी डीप आएगा, आई वुड लाइक टू काइंड ऑफ नो गो लॉन्ग इन इंडसइंड बैंक। इसका लॉट साइज 900 है, सो दैट इज द थिंग। एंड देन ऑन another note, if I may just kind of go back to the बाटा कॉल दैट आई हैव गिवन। बाटा का फ्यूचर चल रहा है 1915 पे और इसका कैश है अराउंड 60 रुपीज़ में, 1960 में। द फ्यूचर इज डिस्काउंटेड बाय 40 रुपीज़। आई एम नॉट श्योर व्हाई, बट आई थिंक कि ना जिस हिसाब से बुलिश टोनलिटी है मार्केट में, इट विल कैच अप टू द कैश वन। सो बाटा कुड रैली टुवर्ड्स ना हायर लेवल काइंड ऑफ थिंग। तो या इंडसइंड बैंक की अगर आप देखें 1050 की कॉल ली है आपने, ग्रैब की है। और मैं आपको पिछले 4 दिन से अगर आप देखें रट्टा मार मार के बात बोल रहा हूँ जनाब, और कि इसका टॉप रोल ओवर था, ये सक्सीड होगा। और आप देख लीजिए 1043 इस कॉल ऑप्शन पे नज़र रखिएगा। और प्लीज़ वो कॉल का ऑप्शन का प्रीमियम स्क्रीन पे लिखे आइएगा। डूइंग वेल एट डे हाई, दिन के सर्वोच्च पे। और सुबह के अगर आप देखें, यानी जो मिड सेशन 1145 का जो हाई था उसको क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ इस वक्त अब इंडसइंड बैंक, उस वक्त का हाई था करीब 1157 का, 1138 का माफ़ कीजिएगा, वो था 1048 और स्पॉट में अब 1044 पे 4 रुपए के डिफरेंशियल से ट्रेड करता। बट आपको जिस ऑप्शन को ग्रैब करना है 32 रुपए के प्रीमियम पर, ये वो ऑप्शन है। कुछ स्टॉक्स जो कि अब थोड़ा सा अच्छा मूव जनरेट कर रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, उसमें नौकरी लेके आइएगा प्लीज़। इन्फो एज क्या कर रहा है, मैं अपनी ऑप्शन सीट्स पे उसको मार्क कर पा रहा हूँ। इट्स डूइंग वेल और यस डे हाई पर 4306। अब ये हमारे पैनल में मानस का बहुत अच्छा रीड किया हुआ स्टॉक है। मानस 4309, स्विंग अच्छा, कैंडल अच्छी, 100 डीमा को पार करके ट्रेड करता हुआ, फोर्स काफ़ी अच्छी खासी है इसमें। एनी ऑप्शन ट्रेड या फिर फ्यूचर्स का ट्रेड मानस? देखिए, एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है। मेरे ख्याल से लास्ट मंथ में भी 4200 पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया था। इस मंथ भी अभी कुछ दिन पहले 4200 के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया था। तो अब क्योंकि 4200 के लेवल्स ब्रेक हो गए हैं, तो अब स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि 4500 के आसपास है। तो बिल्कुल नौकरी में करंट लेवल्स पे आप ऑप्शन में एक ट्रेड ले सकते हैं। मेरे ख्याल से जो 4400 का कॉल ऑप्शन है, वहां पर आप ध्यान दीजिए। 44 का जो कॉल ऑप्शन है नौकरी का, उसका प्राइस इस टाइम चल रहा है 174 रुपीज के आसपास। तो 174 रुपए के भाव का प्राइस है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 120 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रख के कम से कम 300 रुपए के टारगेट आपको नौकरी के 4400 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे। ओके, चलिए अब जरा सा गियर शिफ्ट कर रहा हूं। आज का कॉर्पोरेट स्कैन लेकर आइए स्क्रीन पे। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट के वाइस चेयरमैन अमित जटिया साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अमित जी, गुड आफ्टरनून। अब वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट की दरअसल एक होली ओन सब्सिडरी है हार्ट कैसल रेस्टोरेंट्स, और हार्ट कैसल जो है मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज है, वेस्टर्न और सदर्न इंडिया की। तो इस रीजन में जितने मैकडॉनल्ड्स दिखते हैं आपको स्टोर्स, सब इसी कंपनी वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। और नंबर्स जो आए, स्टॉक तो खैर आपने देखा नीचे चल भी रहा है, 50 रुपए ऊपर स्टॉक है, 9-10% का मूव बनता हुआ, और ये अपने साथ पूरे सेक्टर में इस तरह का मूव दिखा रहा है। आई एम श्योर इसके शेयर होल्डर्स आज बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यूज, इबीटा और मुनाफे का आंकड़ा। इन नंबर्स पे जटिया साहब, पहले तो वो सबसे बड़ा कंसर्न था कि इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ रहे थे, तो कोई वीट का बन हो या बाकी प्रोडक्ट जो आप लगाते थे उस बर्गर में, सारी कॉस्ट एस्केलेशन हो रही थी। अब इस समय ताजा स्थिति क्या है, कितनी कूल ऑफ हुई है प्राइसेस, कितना आपने ऑफ लेट प्राइस हाइक्स के थ्रू पास ऑन किया या कर पाए? I mean, firstly, I feel हमारा मार्जिन लॉस नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे तो at the best ever profit ever. Finally देखिए, it's about the bottom line. और even cash flow 55 crores plus was extremely strong. And इसके run rate से we will beat every analyst के projections.
सो वो इशू नहीं है। बट देखिए इन्फ्लेशन यस थोड़ा मैं सुन रहा हूँ कि ईज आउट हो रहा है, अवेलेबिलिटी इंप्रूव हो रही है प्रोडक्ट की, एंड जैसे अवेलेबिलिटी हो रही है प्राइसेस सॉफन हो रहे हैं। ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, हम लॉक कर देते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बिकॉज फॉर अस इट्स नॉट अबाउट द लोएस्ट प्राइस, फॉर अस इट इज अबाउट गिविंग द कंज्यूमर कंसिस्टेंट प्राइसिंग। ओके, तो अगर हमने लॉक कर दिया तो हमारी कॉस्ट लॉक हो गई, तो हम कंज्यूमर को वो प्राइस दे सकते हैं। तो इन्फ्लेशन इंडिया में हमेशा चैलेंज रहा है, बट हम 3 to 5% प्राइस इंक्रीज करते हैं हर साल, एंड उसमें हम कवर कर लेते हैं अलॉन्ग विद प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। सो वी विल कंटिन्यू टू ग्रो मार्जिन। अच्छा अमित जी, एक चीज बताइएगा कि अभी अब फॉर द टाइमिंग आपके एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं, और अगर मैं पूछूं अगले 6 महीने में अपने स्टोर्स की ओपनिंग और की आपकी रणनीति क्या है, किन किन सिटीज पे आप फोकस कर रहे हैं? जरूर। सो अभी 331 रेस्टोरेंट्स हैं। हमारा प्लान है कि हम 200 और ऐड करेंगे ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years। उसमें से अबाउट 35 to 40 तो इस फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगा, एंड देन हम उसको धीरे धीरे रैंप अप करेंगे। करंटली देखिए हम लोग की स्ट्रैटेजी अलग रही है, वी आर ओनली इन 48 सिटीज। आइडिया था कि जिस सिटी में जाएं उसको हम ओन करें मार्केट शेयर वाइज। तो जैसे अभी मुंबई में हमारे 100 रेस्टोरेंट्स हैं, तो वी हैव अ वेरी गुड लीड ओवर आवर कंपटीशन। गुड न्यूज ये है कि अभी स्मॉल सिटीज में भी परफॉर्मेंस का बहुत अच्छा रहा है, तो फ्यूचर में 60% ऑफ आवर ग्रोथ हमारे करंट सिटीज में आएंगे, एंड 40% हमारे नई सिटीज में आएंगे। तो ये जो 48 सिटीज हैं जहां हम हैं, उसको अब हमको 60 एंड देन 80 और देन 100 पे जाना है। सो द गुड न्यूज इज अपॉर्चुनिटी बहुत स्ट्रांग है ब्रांड के लिए। चलिए जतिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। अच्छे नंबर्स और अच्छे नंबर्स का इंपैक्ट देखिए। वेस्टलाइफ 8.5%, कोई देवयानी इंटरनेशनल का चार्ट स्क्रीन पर लेकर आइए, 8%। इसके तो नंबर्स आने हैं, अगले हफ्ते आएंगे, उससे पहले देखिए क्या मूव बन रहा है। सफायर, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, सब 4 से लेकर 8-9% की मजबूती के साथ इस समय कामकाज करते हुए बहुत बढ़िया मूव बना। वीरू पता है ये मैकडॉनल्ड्स से याद आया, जटिया साहब कह रहे हैं ये तो इनको ऐसा कोई एस्केलेशन नहीं, पास ऑन कर दिया। 2 दिन पहले खबर थी मैकडॉनल्ड्स ने, मैकडॉनल्ड मतलब यूके ने, अपने आइकॉनिक चीज बर्गर के दाम यूके में 14 साल बाद पहली बार उनको मजबूरन बढ़ाने पड़े। यूके में इस तरह का प्राइस एस्केलेशन था, अदरवाइज वो 99 पेंस पे बिकता था, उसको चेंज नहीं कर रहे थे 14 साल से। फाइनली वो 1.19 पाउंड्स पे 20 पेंस बढ़ाने पड़ गए दाम। 14 साल बाद ऐसा हुआ है, इस तरह की इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आ गए हैं। वाकई सही बात कही आपने आशीष, लेकिन आपका तो जोर पिज्जा पे रहता है ना कि बर्गर पे? नहीं, पिज्जा से तो अफसोस है। यतिन जुड़ेंगे, उन्होंने कहा था कि उन्होंने क्या कहा था कल आके, हम लोग अभी आ गए यहाँ पे, सुमित भी, वो कल उन्होंने बताया था एक पिज्जा ऑर्डर करो 100 पॉइंट मिलते हैं। हमारे घर पे कल पिज्जा ऑर्डर हुआ, एक भी पॉइंट वाला कुछ आया ही नहीं। मतलब आपने उसी दिन इंप्लीमेंट कर डाला? नहीं, मैं घर गया तो देखा डब्बा, तो मैंने पूछा बीवी से कि भाई पॉइंटमेंट मिलेगा? 6 पे मिलने वाला, एक 600 पॉइंट पे एक पिज्जा, तो कोई पॉइंटमेंट नहीं आया। नहीं पता है, अभी ये मैकडॉनल्ड की बात हुई थी, बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको। मैकडॉनल्ड जो है ग्लोबली 75 बर्गर पर सेकंड बेचता है, और करीब करीब 30 कप ऑफ कॉफीज पर सेकंड बेचता है। ग्लोबल मतलब हर इनकी फ्रेंचाइज में से हर सेकंड इतना माल निकलता है। तो एक वेबसाइट भी है जो ट्रेस करती है कि कितने मैकडॉनल्ड्स बिके हैं अभी, और इनका जो ट्रक होता है, कभी आप इनका ट्रक जब देखेंगे जो आता है वो रात में आता है, यूजुअली दिन में कभी दिखता नहीं है। तो जो ट्रक्स आते हैं उसके अंदर 3 तरह के सेक्शंस बने होते हैं। पहले सेक्शन के अंदर ये लोग रेफ्रिजरेशन रखते हैं, इसमें फ्रीज़र में मीट एंड नॉनवेज प्रोडक्ट्स को ये रखते हैं। दूसरे सेक्शन में ये वेजिटेबल एंड बाकी एरियाज रखते हैं, और तीसरा ड्राई एरिया होता है जिसके अंदर कप्स, जो इनके पेपर नैपकिन्स, सॉसेज, ये सब चीज़ें अलग से रखी जाती है ताकि वो ख़राब ना हो। तो इस तरह के सेग्रीगेशन स्पेशलाइज्ड ट्रक होते हैं जो कि कस्टमाइज किए गए इनके लिए। गजब है भाई, और इनकी रीच तो खैर गजब हो चुकी है। लार्जेस्ट हाईवे पे निकल जाओ, मुंबई से नासिक साइड, मुंबई से पुणे साइड, हर जगह इन्हीं के लार्जेस्ट रियल एस्टेट ओनर है ग्लोबली। वीरू कुछ कह रहे हो आप? बर्गर चाहिए शायद यार, ये डिस्कशन थोड़ी देर बाद करिएगा। मतलब आप समझिए शुक्रवार वैसे ही बैठा नहीं जा रहा है, आप यकीन मानिए। ये राजेश सर बैठा नहीं जा रहा। और आप देख लीजिए, आप ये राजेश जी को अच्छा बधाई दे दीजिए जरा। उनका पीवीआर जो है
2136 पे आ गया आशीष। आपने समय ऐसा बांध रखा है, पीवीआर, बर्गर, पिज्जा, पीवीआर, बस यही चल रहा है। जानबूझ के सब याद दिला रहे हैं फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे। अभी भैयती साहब बोलेंगे यूबीएल भी चला, यूबीएल भी चला, यूएसएल भी चला, हो गया काम। पीवीआर देखिए गजब चला यार। आई मीन 2140, जरा प्लीज डायरेक्टर साहब लेके आइएगा, सेलिब्रेट पीवीआर। आई मीन 3-4 कॉल स्क्रीन पे गई हैं अभी। सुमित आपके पास आते हैं अभी। एक तो पीवीआर की कॉल गजब चली, और इंडसइंड बैंक अभी अगर आप देखें यहाँ पर दिया था कॉल असित ने, वो भी डे हाई पर आ गई। और आइनॉक्स लेजर को देखिए, ये भी डे हाई पर आ गया। आपको याद होगा आशीष, हम डिस्कस कर रहे थे सुबह, आज पीवीआर रोल ओवर रिपोर्ट में 7वें पायदान पे था आज। एंड लुक एट पीवीआर, पहला था मारुति, सुबह चला मारुति, इस दौर का हाईएस्ट लेवल लगा के आया। उसके बाद दूसरा था इंडसइंड बैंक, वो डे हाई पर, 4 मंथ हाई पर है, और 7वें पायदान पे था आपका पीवीआर 2135 पर। गजब। एक इस पे टेक्निकल चेक लेते हैं आशीष, हल्का सा भी यहाँ पर। बिल्कुल लीजिए। मानस, ये 16 मार्च 2020 का, यानी मोटा मोटी आप समझ लीजिएगा कि ये 2.25 साल का राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है। ये छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं है, इसके पीछे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग खड़े हैं। मानस, अगर मान लीजिए मैं फ्यूचर्स लेने में कैपेबल नहीं हूं, इसकी कोई स्ट्राइक पकड़ लूं अगर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रही हो, जो कि बहुत लिक्विड हो, पैसा कमा के दे सकती हो? करीब 3 या 4 दिन से हम रैली देख रहे हैं, तो बेहतर तो ये रहेगा कि अपने कोई भी करेक्शन देखने को मिले तब पीवीआर में खरीदारी करिए। लेकिन ट्रेंड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ट्रेंड तो बहुत बुलिश बना हुआ है, और मेरा भी यही समझना है कि अभी ये रैली और देखने को मिलेगी, 2300 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो ऑप्शन में ट्रेड करना होगा तो आई थिंक जो 2140 का कॉल ऑप्शन है, वहां पर आप एक ट्रेड ले सकते हैं। उसके भाव चल रहे हैं करीब 83 रुपीज। नहीं, लिक्विडिटी उतनी ज्यादा नहीं है, आई थिंक ऑप्शन में थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा। वो मैं दिमाग में था, आप जब अपनी बता रहे थे मैकडॉनल्ड्स के ट्रक के बारे में, कि दुनिया में इस बर्गर की अहमियत समझिए। जो बेसिक स्टैंडर्ड बर्गर है ना, वो दुनिया में परचेजिंग पावर पैरिटी जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैकडॉनल्ड्स का ये चार्म है। हमारा 20 रुपए का, उनका $1 का, तो परचेजिंग पावर समझ में आता है आपको पैरिटी क्या है। तो मैकडॉनल्ड्स के ये जलवे हैं भाई। अच्छा, क्योंकि आप लोग, अच्छा सुमित और दीपाली, आपको इसलिए स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं कि हम लोग अब फोकस करने वाले हैं और क्या चल रहा है। और क्योंकि आपने आइनॉक्स और पीवीआर की आप सबने बात छेड़ दी है, राजेश सर आते हैं तो ये सिनेमा घर दूर रहते नहीं है, तो दीपाली दरअसल आज इसी पॉकेट पे फोकस करने जाने वाली है। पीवीआर और आइनॉक्स दोनों के चार्ट स्क्रीन पर लेकर आइए। दोनों के दोनों आज के ट्रेडिंग सेशन में हाईस पे कामकाज करते हुए नजर आएंगे। दीपाली, क्या चल रहा है भाई? इनफैक्ट आशीष, मैं 4 ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगी जिन्हें सुनकर आपको लगेगा कि आखिर ये स्टॉक्स ऑल टाइम हाईस पर हैं क्यों। क्योंकि क्या स्थिति प्री कोविड लेवल जैसी हो गई है? तो जवाब है ना। फुटफॉल सिनेमा घरों में अभी भी प्री कोविड लेवल्स पर आनी बाकी हैं। 87% ऑफ प्री कोविड लेवल्स पर फिलहाल फुटफॉल्स हैं। दूसरी तरफ एडवर्टीजमेंट रेवेन्यूज इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी प्री कोविड लेवल से 65% पर आए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बॉलीवुड मूवीज कोई खास परफॉर्म कर नहीं रही है। हॉलीवुड मूवीज हो या फिर जो साउथ मूवीज है, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है। तो अब सवाल ये है कि ये चल क्यों रहे हैं स्टॉक, ये रिकॉर्ड हाइस पे क्यों आ गए? तो उसके पीछे भी 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अभी राजेश जी ने थोड़ी देर पहले पीवीआर आइनॉक्स के मर्जर की बात की। सेबी का नोट मिल चुका है और सभी जानते हैं कि एक मर्जर एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी को क्रिएट करेगा, जिसका 85% मार्केट शेयर होगा इंडिया में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हैरान मत होइएगा कि कल के दिन आप सिनेमा घरों में जाएं पिक्चर देखने, तो स्क्रीन्स की बजाय आपको रूफ पर, आपको वॉल्स पर या फिर थिएटर पर भी एड्स नजर आए। दरअसल कंपनी एक्सप्लोर कर रही हैं एक्स्ट्रा प्रोजेक्टर के थ्रू, वॉल्स और रूफ के थ्रू एडवर्टीजमेंट देना, ताकि वो अपने एड रेवेन्यूज को एनहांस कर सकें। पीवीआर ने तो इनफैक्ट स्टेटमेंट दिया भी है कि अगले क्वार्टर में उनके जो एड रेवेन्यूज हैं वो प्री पैंडेमिक लेवल्स पर पहुंच जाएंगे। एनुअली जो ये कीमतें बढ़ाती थी टिकट में, वो 5 से 7% की होती थी, लेकिन इस बार जो टिकट प्राइस बढ़ा है वो मोर देन 20% है। तो भले ही फुटफॉल्स प्री कोविड लेवल्स पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन और कई तरीकों से कंपनियां स्टेप्स ले रही हैं ताकि उनके जो ओवरऑल अर्निंग्स हैं वो इंप्रूव हो, और वही रिफ्लेक्शन हमने पीवीआर के नंबर्स में आते हुए देखा भी है। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यूज कंपनी ने क्वार्टर में पोस्ट किए हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स है जो सपोर्ट करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एफआईज जहां माल बेच रहे हैं, अगर आप जून क्वार्टर के नंबर्स देखेंगे तो एफआईज ने आइनॉक्स में भी स्टेक बढ़ाया है और पीवीआर में भी स्टेक बढ़ाया है। भाई म्यूचुअल फंड्स ने हालांकि स्टेक कम किया है पीवीआर में, लेकिन आइनॉक्स में
एफआईज के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स दोनों ने स्टेक बढ़ाया है। तो आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रिटेल का ही नहीं है, बल्कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर जो एफआईज हैं उनको भी बहुत पसंद आ रहे हैं दोनों स्टॉक्स। ठीक है, और आइनॉक्स इसीलिए ज्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि जो स्वैप रेशियो है अभी भी आइनॉक्स के शेयर होल्डर्स के फेवर में जाता है। 3 पीवीआर 10 आइनॉक्स, तो अभी भी आज भी कैलकुलेट करेंगे आप तो आइनॉक्स के फेवर में। इसलिए राजेश जी ने भी जब कहा था मल्टीप्लेक्स की तेजी बनाने का ज्यादा अच्छा तरीका आइनॉक्स। ये बार बार थिएटर ही आए जा रहे हैं। तो राजेश जी आज शाम का प्रोग्राम, आज सुना बहुत कोलकाता में बारिश हुई है, पिक्चर जा रहे हो नहीं जा रहे हो शाम को आप? देखिए इतनी बारिश हुई है कि मैं तो सोचा था शो पे ही लेट हो जाऊंगा, लेकिन गनीमत है कि समय पे आ गया। पिक्चर कल और परसों 2 दिन की है, क्योंकि कहा जाए तो 2 ही ढंग की रिलीज है। तीसरी का तो नाम सुन के ही मुझे हंसी आ रही है, तो मैं पता नहीं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। ये कौन सी एक विलन रिटर्न्स था ना, बस 2, बाकी 2 कौन सी रिलीज है? विक्रम रोना, दैट्स द नंबर 1। सुधा कची, सुदीप किच्चा की। और तीसरी जो है वो मैं तो नाम लेने में मुझे हंसी आ रही है, घोड़े को जिलेबी खिलाने ले जाऊंगा। मुझे समझ नहीं आया कि क्या है ये, बट सुबह सुबह न्यूज़पेपर में देखा मैंने ऐड इसका, घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रहा हूँ। तो मैं बोला कमाल है भाई, क्या क्या नाम रखते हैं। बट एनीवेज ये घोड़े को जलेबी खिलाने ले जाए किसकी है? पता नहीं, मुझे नहीं आइडिया, मैंने सुबह न्यूज़पेपर में देखा। बट अपनी तो 2 कंफर्म है, विक्रम रोना पहले और एक विलन रिटर्न्स बाद में। सुधा के चीप है, जैकलिन फर्नांडिस है, तो ऑब्वियसली थोड़ा अट्रैक्शन बनता है। और इस वक्त साउथ की मूवीज राज कर रही हैं। हाँ नहीं, वो दीपाली मेंशन। वैसे ये एक फैक्ट और है, ध्यान रखिएगा, टिकट प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं कि हद नहीं। और जब भी हॉलीवुड मूवी रिलीज आती है बॉम्बे में तो इतने बढ़ जाते हैं कि इनकी प्राइसिंग। राजेश सर बोल रहे थे कि मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है, जैकलिन का नाम लिया फिर बोले ये बात, तो मूवी के लिए बढ़ गए, जैकलिन के लिए बढ़ गए? ये पूछ रहा था मैं। नहीं, किचा सुदीप के लिए बढ़ गया है। अगर आप उसके पुराने पिक्चर देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में एक वेरी वर्सटाइल एक्टर है। नहीं, मुझे लगा साउथ करते करते शायद बिल्कुल श्रीलंका तक चले गए। अच्छा भाई, आपका क्या है भाई, और क्या चल रहा है? अच्छा, मेरे पास जो स्टॉक है वो है पतंजलि का। पतंजलि को आज पतंजलि बढ़िया तेजी आई। 3 पतंजलि मतलब रुचि सोया, पतंजलि फूड्स, जो पतंजलि फूड्स बन गया। दरअसल एक इमेज पहले आपकी स्क्रीन पर आएगी, वो इमेज देखिए, उस इमेज से आपको ज्यादा बेटर तस्वीर रुचि सोया की समझ में आएगी। रुचि सोया या पतंजलि फूड आप इसे कह लीजिए, इसकी तस्वीर आपको समझ में आएगी। वो इमेज में आपको देसी घी के डब्बे दिखाई पड़ेंगे जो कि पतंजलि फूड्स के हैं। और उस देसी घी के डब्बों में एक जो प्राइस टैग लगे हुए हैं वो पाउंड में लगे हुए हैं। उसमें आप पाउंड्स में प्राइस देखेंगे, करीब करीब 21 पाउंड ये 2 किलो के डब्बे की पैकेजिंग है। और करीब करीब 6.5 पाउंड ये आपको दिखाई पड़ेगी आधा किलो की पैकेजिंग की प्राइस है। और साइड में कहीं 11 साढ़े 11 पाउंड भी दिखाई पड़ेगा जो कि 1 किलो की पैकेजिंग की है। ये इंडिकेट करता है इनके एक्सपोर्ट मार्केट, पहली चीज़ जिस तरह से ये अपने कारोबार को विस्तार कर रहे हैं। 1 2, अगर इसकी प्राइसिंग देखेंगे कन्वर्ट करने के बाद 600-650 रुपए के आसपास आएगा। लास्ट एनालिस्ट कॉल जो हुई थी उसमें एक एनालिस्ट के सवाल पर पतंजलि की मैनेजमेंट ने जवाब दिया था कि देसी घी मार्केट में उनका कोई कंपटीशन नहीं है। और यहाँ पर वो प्राइसिंग जितनी भी रिवाइज करते हैं, उस प्राइसिंग रिवीजन के बदले में उनके मार्जिन्स को हिट करने वाला अभी कोई नहीं दिखाई पड़ रहा, कि उनके वॉल्यूम्स हिट ही नहीं होते हैं, वहाँ पर कोई उनके सामने कंपटीशन नहीं खड़ा हुआ। तो यहाँ इनके पास प्राइसिंग पावर पूरी है, तो ये एक बढ़िया एज है। कीमतें रिसेंटली थोड़ी बहुत शफ्ट की गई है, कुछ श्रिंकफ्लेशन का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, जो ग्रामेज घटाए गए हैं, तो वो भी एक कंपनी के लिए बड़ा ट्रिगर। और सबसे बड़ी चीज़ जो चैनल चेक्स बता रहे हैं, ये कंपनी कई सारे नए सेगमेंट्स, नए प्रोडक्ट्स को गोइंग फॉरवर्ड लॉन्च करने जा रही है। वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो छोटे छोटे ग्रामेज के पैकेट्स में आ रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें अपडेट के तौर पर आ रही है। वैसे भी शेयर काफ़ी समय से कंसोलिडेशन में है, T2D कैटेगरी के अंदर पड़ा हुआ है। और इंटरेस्टिंग कि पहला स्टेक सेल 800 रुपये के आसपास जो राइट्स आया था, उसके बाद अब शेयर 1100, अभी भी अपने ऑल टाइम हाइज जो हैं 1200 रुपये रिसेंट वाले, और पुराने हाइज को भी अगर देख लेंगे तो भी काफी नीचे 80% अभी भी प्रमोटर को रिड्यूस करना। हाँ, तो प्रमोटर रिड्यूस होना है, तो प्रमोटर रिड्यूस का स्टेक कहीं डिस्काउंट पे तो नहीं आएगा, ऑब्वियसली प्रीमियम पे आएगा, तो वो भी एक चीज है, इसको बजाज शायद वॉच करेगा। तो अभी भी 80% है, जिसे 75% लाने की जरूरत है, एक बात ध्यान रखिएगा। लेकिन ये सब हो रहा है पतंजलि फूड, इसीलिए आज हरकत रुकिए, आप आईटीसी पे अपन आगे बात करेंगे। लेकिन अब जरा कुछ स्टॉक्स, एचडीएफसी लाइफ 5-5.5% ऊपर, कोल इंडिया और इंडसइंड बैंक असित ने शायद मेंशन भी करा था
ये सब स्टॉक्स इंट्राडे चार्ट दिखाइएगा अच्छा मूव दिखाते हुए इस समय नजर आएंगे। लेकिन 4 का चौके की अगली कड़ी जो थी वो मानस के पास जाना था। चार्ट का चमत्कार, मानस क्या आइडेंटिफाई किया था आपने? चार्ट के चमत्कार में मैं समझता हूँ कि ओएनजीसी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ओएनजीसी करेक्ट हो चुका है, वापस रिबाउंड हुआ है और स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। हायर लोज बने थे, तो अब शायद स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। ओएनजीसी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 130 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रख के 142 तक के भाव आप देख सकते हैं। और ऑप्शन में भी यहाँ पर ट्रेड लिया जा सकता है। 135 का कॉल ऑप्शन में एक ट्रेड लेना चाहिए, जो कि 4 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ओएनजीसी का 135 का कॉल ऑप्शन 4 रुपए में लीजिए, 3 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रख के 7 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, ओएनजीसी अगर आप देखिए, आपने पिक किया है, वाकई चार्टिकली अगर देखिए तो इस वक्त डेरिवेटिव्स के स्टॉक्स पे मार्क होता हुआ ओएनजीसी डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। समित चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस वक्त बातचीत करेंगे। पहले एक काम करते हैं, उनका व्यू लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इस कार्यक्रम में। और समित, आपका कन्विक्शन आइडिया क्या है इस क्लोजिंग के आखिरी के लगभग 40 मिनटों में? आप क्या चीज करना चाहेंगे? देखिए, वेडनेसडे को भी हमने एक सन फार्मा की कॉल दी थी और पीवीआर दिया था, जिसका ऑलमोस्ट अभी टारगेट अचीव हो रहा है। तो सिमिलर ग्राउंड्स पे हमें एक अच्छा और एक चार्ट पैटर्न, काफी टाइम से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था, उसमें कहीं ना कहीं एक रिवाइवल के साइंस दिख रहे हैं। आईआरसीटीसी में हम बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉक ने रिसेंटली एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन बनाया और आज जो वॉल्यूम के साथ, जो इंटेंसिटी के साथ इसने ब्रेकआउट कंफर्म किया है, यहाँ से हमें इमीडिएट टारगेट इसके 660 लग रहा है, बट इवेंचुअली ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है कि 680 तक भी ये रैली एक्सटेंड करे। तो इमीडिएटली 660 के टारगेट के लिए हम आईआरसीटीसी बाय करने की सलाह देंगे, जहां पे आपका स्टॉप लॉस अभी 616 का होना चाहिए। ओके, ये आईआरसीटीसी सबके रडार पे आ रहा है भाई साहब। एक्साइड इंडस्ट्रीज के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए इबीटा बढ़ रहा है 264 से बढ़कर 388, यानी कि ऑलमोस्ट 47% का इबीटा जंप। लेकिन मार्जिन दरअसल कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं करीब करीब 60 बेसिस पॉइंट्स के आसपास। ठीक है, 9.6% पे मार्जिन, 10.25%, 10.3% के सामने। लेकिन एब्सोल्यूट इबीटा में अच्छा उछाल, एक्साइट होता हुआ थोड़ा सा 2% मजबूत। इस बीच चला जाए गुजरात, और गुजरात में जाएंगे गांधीनगर। गांधीनगर में पीएम मोदी, अब तो मेरे ख्याल से 3 बजे के आसपास का टाइम है, वो गिफ्ट सिटी में वो इनॉग्रेशंस वगैरह जो करने हैं, SGX कनेक्ट का, इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का। ये मनीष वहीं तो पहुंचे हुए हैं। मनीष जी, पीएम पहुंच गए क्या? बिल्कुल, बताइए। ये तो आप बताइए। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री पहुंचे नहीं पहुंचे अभी? नहीं, प्रधानमंत्री गांधीनगर में पहुंच चुके हैं, लेकिन जहां पर ये पूरा इवेंट होना है गिफ्ट सिटी, वहां अभी तक नहीं पहुंचे। 4 बजे का उनका शेड्यूल कार्यक्रम है। यहाँ पर वो IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद SGX कनेक्ट, जो कि सिंगापुर निफ्टी में काम होता है, आज अभी तक जो लोग काम कर रहे हैं, जो ट्रेडर है, ब्रोकर है, उनके लिए एक पूरी सुविधा यहाँ से क्लियरिंग की हो जाएगी। इसके अलावा पेमेंट भी यहीं से हो पाएगा, पूरा सेटअप यहाँ पर हो जाएगा। ये सारी सुविधा यहाँ पर की जा रही है। SGX निफ्टी जो है अभी इतनी बड़ी रेवेन्यू जनरेट करता है, रोजाना करीब 28,000 करोड़ से ज़्यादा का वॉल्यूम होता है। और अब आप सोचिए कि अगर वो काम यहाँ से, गांधीनगर से, गुजरात से, इंडिया से होना शुरू हो जाता है, तो कितना बड़ा फ़ायदा सरकार को भी मिलेगा। जो लोग अभी सिंगापुर में जाके काम करते हैं, उनको डॉलर में वहाँ पर पेमेंट करनी पड़ती है, पूरा सेटअप वहाँ लगाना पड़ता है, वहाँ की मेंबरशिप लेनी पड़ती है, और तब जाके वो वहाँ पर सौदे कर सकते हैं। अब वही फैसिलिटी उनको इंडिया में मिलने वाली है। यहाँ पर STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में उनको छूट दी जाएगी, साथ ही स्टैंप ड्यूटी में भी उनको छूट दी जाएगी। तो ये 2 बड़े फ़ायदे हैं। और सरकार की तरफ से देखें तो जो उनको GDP में फ़ायदा मिलेगा, जिस तरह से वॉल्यूम बढ़ेगा यहाँ पर निफ्टी का, तो उससे सीधा फ़ायदा सरकार को भी मिल सकता है। साहब, मुझे बताया जा रहा है आप पूना से गांधीनगर पहुंच गए हो। आपने अपना ऑफिस वहीं सेटअप कर दिया क्या, गिफ्ट सिटी में? बैती साहब? हाँ जी, नहीं सर, वो तो पुरानी फोटो थी। बीच में हम गए थे और हमने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की है वहां पर। तो अभी तो पूना में ही हो। अच्छा, इस बीच कुछ खबरें आ रही हैं।
क्या है, डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिरता के लिए कुछ योजना। लक्ष्मण जुड़ चुके हैं, एक बार ऐसे से पढ़ूं, इससे अच्छा लक्ष्मण से जान लिया जाए क्या अपडेट्स हैं। लक्ष्मण, हाय, गुड आफ्टरनून। कहाँ है लक्ष्मण? दिखाइए कहाँ है, दिख नहीं रहे। अच्छा, फोन लाइन पे। लक्ष्मण, क्या खबर है भाई? हाय, गुड आफ्टरनून। हाँ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? एकदम लाउड एंड क्लियर। आपकी नहीं आएगी तो किसकी आएगी? दूसरी खबर यह है कि प्रधानमंत्री 30 तारीख को पावर सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी योजना का ऐलान करने वाले हैं। ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए होगा और साथ ही साथ इसमें रिन्यूएबल एनर्जी के लिए होगा। इसमें अगर स्पेसिफिक बात करूं कंपनी के हिसाब से, तो एनटीपीसी के 5,200 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट को यहाँ पे पीएम यहाँ पे उद्घाटन करने वाले हैं। उनमें से कुछ का शिलान्यास करने वाले हैं। ये जो शिलान्यास उद्घाटन करेंगे, इसमें खास बात यह है कि 100 मेगावाट का रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है तेलंगाना में, उसका उद्घाटन करेंगे। 92 मेगावाट का इसी तरह से फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, उसका करेंगे। इस तरह से अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे योजना के दौरान डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, उनकी माली हालत सुधारने के लिए भी कुछ एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए स्कीम की घोषणा कर सकते हैं। और उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के तहत पावर 2047 यानी 2047 तक सबके घर में बिजली पहुंच जाए, उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य स्कीम की भी शिलान्यास करने वाले हैं। तो पावर सेक्टर के लिए 30 जुलाई को आप देखेंगे कुछ बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से होने वाला है। ओके, चलिए लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 30 जुलाई को अगर आप देखें, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए और के लिए बेटरमेंट के लिए कुछ बड़ी घोषणाओं का ऐलान कर सकते हैं। शुक्रिया लक्ष्मण जी। लेकिन इस बीच अब दो हमारे सेगमेंट्स, जिसमें अभी चार का चौका में 2 ट्रेड्स बाकी हैं। मिड कैप फंडा, पहले मिड कैप फंडा पे फोकस करते हैं और 240 का ये ट्रेड था राजेश अग्रवाल जी के सौजन्य से, और चलते हैं उसी ट्रेड पर। राजेश जी, पीवीआर पे, आइनॉक्स पे तो आपकी टिप्पणी बाकी काबिल तारीफ रही। बताइए अब आपका मिड कैप फंडा क्या पिक करेंगे? क्या इस वक्त आपको बेहतरीन लग रहा है पिक करने के लिए? देखिए, मिड कैप फंडा की अगर बात की जाए तो मिड कैप सेगमेंट में एक हालिया की लिस्टिंग कंपनी है वीनस पाइप्स। मुझे लगता है वहाँ ध्यान देना चाहिए। वेल्डेड पाइप्स में और सीमलेस ट्यूब्स एंड पाइप्स में 2 सेगमेंट में काम करती है। गुजरात में इनका प्लांट है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है, केपेक्स कर रही है। जो फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनीज है, उसमें करीब 54 कंपनी इनके क्लाइंट है। 18 अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट कर रही है। और पिछले साल के नतीजे देखेंगे तो करीब पूरे साल के बॉटम लाइन में 34% का जंप आया था। जिस तरीके की बैलेंस शीट है और जिस तरीके का फोकस है सरकार का कि जो भारतीय कंपनी है उनको बचाया जाए डोमेस्टिक इंपोर्ट से, तो मुझे लगता है कि एक तो डोमेस्टिक इंपोर्ट के तरफ, जो इंपोर्ट की तरफ से इन्हें सुरक्षा दी जा रही है, दूसरे इनके जो डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को लेकर के, इस कंपनी में एक अच्छे अपसाइड देखी जा सकती है। बहुत छोटी अवधि की बात करूं तो हमारा अनुमान है 420 रुपया तक जा सकता है, बट लंबी अवधि में ये उससे ऊपर 450 460 तक जा सकता है। लंबी अवधि से मेरा मतलब है साल से 1.5 साल के वक्फे में, बट छोटी अवधि में हम 420 के टारगेट मान के चल सकते हैं। ओके, ये अभी की लिस्टिंग है, मेरे को याद आ रहा है। और वीनस पाइप्स, और यार गजब, हमें लिस्टिंग के बाद से काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया। अगर आप देखें तो करीब इसकी ट्रैजेक्टरी शुरू हुई थी 345 से 325 का लो लगाया, और आज एक बहुत अच्छा गैप अप था और 388 डे हाई पर आके ट्रेड करता। और राजेश जी के बात करते करते 420 460 का लक्ष्य दे रहे हैं आप। इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग पैटर्न बेहद शानदार है इसका। और याद रखिएगा, बहुत छोटा पैटर्न है तो टेक्निकली इसको आप नहीं इसका एनालाइज कर सकते, बट वाकई डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आता। एक काम करते हैं, उस ट्रेड को भी, दूसरे ट्रेड को भी अपनी यहीं पे निपटा लेते हैं। आज का एफएनओ सुपरस्टार आशीष बहती जी के सौजन्य से आएगा, और उसके बाद क्योंकि डीनिंग रूम चेक भी लेंगे हम। आशीष बहती जी, बताइए आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या है, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, इंडिया सीमेंट काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। जिस हिसाब से एक रनअप इंडिया सीमेंट में दिख रहा है और जिस हिसाब से 200 डेमा से बेस बनाकर उसने एक स्पाइक दिया है, हमें लगता है कि करंट लेवल पे भी एक इंडिया सीमेंट में पोजीशन बनाई जा सकती है। 192 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना, और हमें लगता है कि इसमें 200 का फर्स्ट टारगेट एंड इवन 207 तक का सेकंड टारगेट आज जल्दी आता हुआ दिख सकता है। इंडिया सीमेंट्स आप पिक कर रहे हैं। आइए इधर एक बार इंडिया सीमेंट्स को देखते हैं, इंडिया सीमेंट्स क्या कर रहा है। और आपकी स्क्रीन पर ये जनाब जो स्टॉक है इंडिया सीमेंट,
197 पर डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में है और इसने आज आप समझ लीजिएगा कि अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो पोस्ट जैन 2022 सबसे बड़ा इंट्राडे स्विंग दिया है और वो भी ये स्विंग जो है इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि ये सारे एवरेजेस के ऊपर आया है। अबाउट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडिशन है इसमें। जरा प्लीज़ इसका एक बार आप थोड़ा सा मेरे को ओपन इंटरेस्ट दिखाइए, इसमें कितना ओआई जुड़ा है। देखिए पहले दिन का एडिशन जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। सीमेंट स्पेस यहाँ पे सीमेंट में आज 1.8% ओआई एडिशन है और इसमें भी इंडिया सीमेंट्स लगभग 0.9 एडिशन। ओके, तो पैटर्न अच्छा है और ओआई एडिशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए हैं। एक दो स्टॉक्स और मार्क कर लेता हूं जिसमें अगर आप देखें काफ़ी मोमेंटम बन रहा है ओआई के लिहाज से। आज का टॉप ओआई गिनर कौन सा स्पेस है जनाब? इट्स इंडेक्स में आज भी सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन हुआ है पूरे बाजार में। उसके बाद आपका आता है रियल स्टेट स्पेस जहां पे डेल्टा कॉप ले गया है, ओबराय रियल्टी 2.2% ओआई एडिशन ले गया है, गोदरेज प्रॉपर्टीज ले गया है। सेकंड पायदान पे है फार्मा जिसमें आज डॉक्टर रेड्डीज में काफ़ी शॉर्टिंग हुई है पोस्ट नंबर्स। सन फार्मा 21.9 और सिप्ला 16.9। याद रखिएगा थर्ड टॉप ओआई गेनर सिप्ला है, यानी सन जो आशीष बता रहे थे ना नंबर्स आने हैं, ह्यूज लॉन्ग अपने साथ लेके जाता हुआ सिप्ला पोस्ट सन फार्मा नंबर्स जिसके नंबर ड्यू हैं अपने साथ स्ट्रॉन्ग काफ़ी लॉन्ग लेके जा रहा है। डॉक्टर रेड्डीज में काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। एक स्टॉक और मार्क करना चाहूँगा और वो इसी स्पेस से है जिसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप हुआ है, वो है कविता जी की कॉल ल्यूपिन, करीब 9.1 ओपन इंटरेस्ट। कविता जी एक ग्रेनुअल्स पे भी अपनी टिप्पणी करिएगा। ग्रेनुअल्स का भी ओआई एडिशन काफ़ी ठीक ठाक हुआ है और सिंस इट्स द फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज आपकी ओके कविता जी शायद अभी इस वक्त कार्यक्रम में है नहीं। आशीष बहती जी आपका टेक 302, हालांकि कैंडल की जो हाई शेडो है थोड़ी वाइल्ड हो गई बट स्टिल 200 डेमा के ऊपर क्लोजिंग, आप कैसे अप्रोच करेंगे ग्रेनुअल्स को? जी वीरेंद्र जी, जैसे आपने बताया कि थोड़ी सी सुस्त पड़ रहा है, ऊपर से एक सेलिंग वापस आती हुई दिख रही है और जो जिस हिसाब से बाइंग आई थी वो कंटिन्यू नहीं रह पा रही है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे पोजीशंस अगर बना रहे हैं तो ज़रूर एक स्टॉप लॉस 200 डेमा के पास मेंटेन करें जो कि 296 है। 300 इसका एक अहम सपोर्ट लेवल भी है, तो 296 के स्टॉप लॉस से एक ट्रेडिंग की तरफ पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर अ टारगेट ऑफ 308 के लिए। ओके, इस बीच आप लेके आइए निफ्टी को, जो हमने 2 बजे डिस्कस किया। 020 वॉलेट नहीं हो रहा है, यानी 7020 वॉलेट नहीं होगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल्स हैं कि आप काटेंगे 17146। आशीष बैंक निफ्टी अभी भी वही है जो कार्यक्रम की शुरुआत में था, बट लुक एट द फोर्स ऑफ निफ्टी, वो 146 का लेवल निकला और आप यकीन मानिए अगर 40 पॉइंट अभी निफ्टी ऐड कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी 46 के ऊपर। एंड द रीजन इज रिलायंस। प्लीज रिलायंस लिखे आइएगा। देखिए एक्सटेंडेड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है कि इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट हमें सिर्फ पैटर्न डेटा के आधार पर बात करनी है। रिलायंस ने आज अपनी उस 4-5 बहुत टर्बुलेंस वाली जो कैंडल्स हैं उसके बीच में जाके अगर आप देखें अपनी प्रेजेंस फील कराई है। मानस, रिलायंस नाउ स्ट्राइकिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मेरे ख्याल से यही एक बड़ा एवरेज ड्यू है और इसके बाद 100 डेमा प्लेस्ड है करीब 2516 पे। लेकिन बात है इट्स द फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज और प्लीज डायरेक्टर साहब एक काम कीजिएगा, 2 चीज मेरे को रखिएगा, 2500 की कॉल पुट दोनों रखिएगा। सीरीज के फर्स्ट डे पर इस दोनों स्ट्राइक के ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं उसको देखते हैं, कौन कन्विक्शन ज्यादा होल्ड करता है उसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले मानस आप टिप्पणी कर दीजिएगा, रिलायंस अपनी ट्रेजेक्टरी से बाहर निकलता हुआ। देखिए कल भी जब 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि अब वहां से एक रैली देखने को मिलेगी। 100 डे 50 डे मूविंग एवरेज आज टेस्ट हो गए, बट मेरा समझना है कि शायद ये 100 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल के 2575 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो अपनी पोजीशन बने रही है। क्योंकि देखिए ट्रेंड रिवर्सल बहुत क्लियर दिख रहा है हाली चार्ट पे, तो बिल्कुल अपनी पोजीशन बने रही है। 2480 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, तो फ्रेश खरीदारी करिए 2480 के स्टॉप लॉस से 2575 के टारगेट के लिए, और अपनी जो लॉन्ग एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है वहां पर भी बने रही है। ओके, जरा 2500 की कॉल का ओपन इंटरेस्ट दिखाइए। इट्स 35 लाख। मैं डायरेक्टर साहब सही हूँ तो प्लीज बताइए मेरे को 2500 की कॉल और पुट का दोनों। देखिए मैं थोड़ा सा अगर आप देखें विश्लेषण ये कर रहा हूँ,
मैं जानना चाहता हूं कि वाकई अगर आप देखें ये एक ब्रेकआउट है तो ब्रेकआउट के पीछे ऑप्शन प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। कॉल का ओआई है लगभग 35 एंड पुट का ओआई है लगभग 13,16,000। ओके अगर आप देखें आई थिंक इस डेटा को थोड़ा ये और अच्छा होता तो कन्विक्शन आता, बट स्टिल आई मीन गुड सेटअप। आशीष। ओके तो ये भैया डिस्क्लेमर जरा स्क्रीन पे ध्यान रखिएगा। लेकिन अब मंडे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट आईटीसी के नंबर्स, स्ट्रीट कीनली वॉच आउट करेगा। पिछले दिनों के अच्छे मोमेंटम के बाद नंबर्स से पहले अच्छे बाजार में नर्वसनेस के साथ स्टॉक ट्रेड करता हुआ आज 1/3% दबाव। सुमित से जानेंगे नंबर्स कैसे एक्सपेक्टेड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब हम मंडे को आएंगे तो ऑटो सेल्स के नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे, तो उस पर फिर हमारे मार्केट्स रिएक्ट कर रहे होंगे, खासतौर पे ऑटो स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे होंगे। तो इन दोनों के पिक्चर पेंट कर दी जाए, क्या एक्सपेक्टेड है? सुमित पहले आईटीसी। मतलब शायद मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हो रहा है कि आईटीसी हाईज पे खड़ा और नंबर दे रहा है अपने। आमतौर पे तो हमेशा आईटीसी पहले नीचे होता है और फिर नंबर आ रहे होते हैं। खैर, लेकिन जो इस क्वार्टर के नंबर है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी देख ली कि जब बाजार इतना नहीं चला तब आईटीसी चला, और करीब नए हाईज पर 35% 40% चलने के बाद अब ये नंबर पोस्ट करने जा रहा है। तो आईटीसी के लिहाज से जो कुछ की आंकड़े हैं, मतलब 300 के लेवल्स पर है, डिविडेंड दे चुका है, 19 के मल्टीपल पर है, तो पहले तो ये कुछ मोटे मोटे आंकड़े, उसके साथ अब नंबर्स। 22% इनके रेवेन्यूज तिमाही में बढ़ने का अनुमान है। 14,950 करोड़ रुपये रेवेन्यू रहेगा। 5150 करोड़ रुपए के आसपास का ईबीटा, रफली 3992 करोड़ रुपए ईबीटा इस तिमाही के अंदर रहने का के मुकाबले ये आंकड़ा आएगा। 4050 करोड़ रुपए का मुनाफा और मार्जिन 34-34.5% के आसपास रहेंगे। जो नंबर्स अब तक एफएमसीजी के आए हैं उसमें नेस्ले के नंबर्स ने और बाकी कंपनियों में भी मार्जिन्स थोड़े से बेटर किए हैं कि प्राइस हाइक का इंपैक्ट रहा है, लेकिन पूरा इनपुट कॉस्ट पे फिर भी सेटअप आता हुआ दिखाई पड़ा है। ये सिगरेट वॉल्यूम और रेवेन्यूज, ये प्लेट वापस लेके आएगी कि सिगरेट वॉल्यूम और बाकी जो वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़े हैं वो आपके सामने थे। सिगरेट के वॉल्यूम कारोबार, क्योंकि इनका सबसे मेजर कारोबार होता है, 25 से लेकर 28% के आसपास की वॉल्यूम रहने का अनुमान वहां पर लगाया जा रहा है। रेवेन्यूज ग्रोथ सिगरेट बिजनेस में करीब 27 से लेकर 30% रह सकती है और वहां का एबिट 29 से 31% के आसपास रहने का अनुमान है। स्ट्रीट जो सुनना चाहेगा उसमें इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट, गोइंग फॉरवर्ड कमेंट्री, टियर 2 सिटीज या रूरल एरियाज की ग्रोथ, और लास्टली डीमर्जर, जिसके दम पर ये पूरा शेयर चला है हाल फिलहाल में होटल कारोबार के डीमर्जर को लेकर। इन सबको लेकर क्या टिप्पणियां आती हैं, ये बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा। एजीएम में कहा भी था डीमर्जर की बात, उन्होंने छेड़ी भी थी। ठीक है, और राजेश, इस पे तो फिर राजेश जी तैयार होंगे एकदम कॉलर ऊपर चढ़ा के। इन्होंने जब कोई पूछता नहीं था तब बुलिश थे आईटीसी को लेकर। राजेश जी, ये कोलकाता वालों की जितने भी कोलकाता वाले एनालिस्ट उनको सबको आईटी, ये क्या सेंटिमेंट अटैच ने इसलिए पसंद आता है या लॉजिक भी था इसमें? राजेश जी बिंगो नहीं सर, आते जाते बिल्डिंग दिखती है ना आईटीसी की, वर्जीनिया हाउस। तो जैसे वीरू को बीएचएल पसंद आता है, राजेश जी को आईटीसी पसंद। लेकिन अब वो बिल्कुल व्यू सही पड़ा राजेश जी। ऑन अ सीरियस नोट, वो 200 सवा 200 वाला स्टॉक आज 300 के ऊपर खड़ा हुआ है। अब व्यू का बन रहा है 300 पे। अभी भी हमारी बाई की कॉल है। हो सकता है कि इतनी बढ़त के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करे, थोड़ा करेक्ट करे, लेकिन वैल्यूएशन अभी भी बहुत अट्रैक्टिव है। जैसे अभी सुमित बता रहे थे कि सिगरेट में वॉल्यूम ग्रोथ आएगी, जो कि पिछले 2-3 क्वार्टर से लगातार आ रही है, जो ठंडी पड़ी हुई थी। दूसरे, जो सिगरेट स्मगल्ड होके आ रही थी, जिसके कारण से इनके रेवेन्यूज पे और वॉल्यूम पे फर्क पड़ रहा था, वहाँ पे रोकथाम हुई है। एफएमसीजी अच्छा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो होटल्स लास्ट 2 साल से बहुत बुरा परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, वहाँ भी एक टर्न अराउंड देखा गया है। टैरिफ हाइक्स हुई हैं, एवरेज रूम रेंट्स बढ़े हैं और लगातार कैपेसिटी फुल चल रही है। मुझे लगता है कि सारे ही पायदान पे खरी उतरती है। कैश पॉजिटिव बैलेंस शीट है, डेट है नहीं, डिविडेंड यील्ड इतनी बढ़त के बाद भी आपको 5-5.5% के आसपास बैठता है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है कि अगर किसी भी कारण से थोड़ी गिरावट आती भी है तो खरीदारी के ही माहौल रहेगा। ठीक, तो भैया सुमित कह रहे थे राजेश जी बिंगो ऑन द टारगेट। बिल्कुल सही, बैंग ऑन टारगेट थे। और राजेश जी इसलिए कहा था कि दो राजेश सब अटेंटिव रहे ना, तो मैंने राजेश सतपुते साहब भी अटेंटिव रहे, इसीलिए मैंने राजेश जी कहा था। लेकिन दूसरा क्यों इंपॉर्टेंट आईटीसी के अलावा वो ऑटो सेल्स। यतिन, कुछ अच्छा आने वाला है? आपने मुझे ऐसा नहीं बोला क्या चल रहा है आज। वो क्या चल रहा है वाला सेगमेंट खत्म हो गया तो टीजर गड़बड़ हो जाता है। तो ऑटो सेल्स राशि अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। 4 व्हीलर्स और पैसेंजर व्हीकल्स, और अगर हम बात करें ट्रक्स की तो बहुत ही अच्छी बिक्री होने वाली है। इनफैक्ट अगर हम पीवीज की बात करें यानी कार्स की बात करें
तो यहाँ सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज का इशू भी रिजॉल्व हो गया है, जिसके कारण प्रोडक्शन अच्छा है, ऑर्डर बुक अच्छी है, नए लॉन्चेस के कारण एक्साइटमेंट भी है। तो कहीं ना कहीं नंबर्स वहां अच्छे आने की उम्मीद है। दो सेगमेंट जहां थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट या स्लो डाउन आपको देखने को मिल सकता है, वो है टू व्हीलर सेगमेंट और वो है ट्रैक्टर सेगमेंट, क्योंकि दोनों ही जगह पे आपको थोड़ी बहुत स्लगिशनेस डिमांड में आती हुई दिखाई देगी। हालांकि एक्सपोर्ट्स अच्छे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक सेवियर रहेगा टू व्हीलर्स के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं टाटा मोटर्स के साथ, जहां लगभग 83,000 यूनिट्स बिकने का अनुमान है, लगभग 55% की ग्रोथ का अनुमान है। अशोक लेलैंड भी आपको 67% ग्रोथ करता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देखें तो दोनों ही अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स में आपको अच्छी ग्रोथ कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में दिखेगी, चाहे वो बड़ी कमर्शियल व्हीकल हो, छोटी कमर्शियल व्हीकल हो। मारुति की बात करें तो यहां लगभग 8% की बिक्री का ग्रोथ का अनुमान है। M&M ऑटोमोटिव, क्योंकि XUV700 बहुत ही अच्छा कर रही है मार्केट में, ऑर्डर बुक अच्छी है, स्कॉर्पियो की भी ऑर्डर बुक अच्छी है, तो यहां भी आप 26-27% की ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, यानी लगभग 54,000 यूनिट्स के ऊपर की बिक्री का अनुमान है। ट्रैक्टर दोनों ही एस्कॉर्ट्स और M&M के आपको 10 से 15% डिक्लाइन होते हुए दिखाई देंगे वॉल्यूम साल दर साल बेसिस पे। चलिए टू व्हीलर्स पे आते हैं। बजाज ऑटो लगभग 4 लाख यूनिट्स की बिक्री का अनुमान है, 8% ऊपर ये दिखेगा, क्योंकि इनकी जो 3 व्हीलर सेल्स है और इनकी जो एक्सपोर्ट मार्केट से यहाँ बॉयंसी आपको आती हुई नजर आ रही है। आयशर मोटर पिछले साल का बेस छोटा है और यहाँ भी सेमीकंडक्टर्स ज्यादा लगते हैं और इसीलिए प्रोडक्शन इंप्रूव हुआ है, 36% बिक्री बढ़ने का अनुमान है। हीरो मोटोकॉर्प लगभग फ्लैट बिक्री रहेगी 4.5 लाख यूनिट्स के आसपास, और टीवीएस मोटर्स एक्सपोर्ट्स मार्केट अच्छा कर रहे हैं, 3,14,000 यूनिट्स के आसपास की बिक्री यह भी अनुमानित है। शुक्रिया यतिन इन पूरे फिगर्स को बताने के लिए और प्रीएम्प्ट करने के लिए कि क्या अच्छा कर सकता है क्या नहीं। टू व्हीलर और थोड़ा ट्रैक्टर डिवीजन अगर आप देखें वैसा ही रहेगा, लेकिन जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है ये अच्छा करेगा, और स्पेशली M&M। राजेश, इनफैक्ट मानस आपसे पूछूंगा मैं यहाँ पे, ये इस स्टॉक ने बहुत रेस्ट ले लिया, बहुत रेस्ट लिया। इनफैक्ट आप समझिए कि जुलाई की पूरी सीरीज M&M ने एक फर्स्ट वीक के सब्सटेंशियल मूव के बाद रेस्ट लिया है, और ये रेस्ट इतना अच्छा लिया है, 20 डेमा के ऊपर लिया है, जो कि एक बहुत ही अव्वल दर्जे का कंसोलेशन होता है। आपको क्या लगता है कि अब थोड़ा प्रीएम्प्ट करना चाहिए M&M को नेक्स्ट मूव के लिए? कोई बाय कॉल, कोई फ्यूचर कॉल, कोई ऑप्शन कॉल M&M पर? देखिए, पहली चीज तो अगर हम टेक्निकली बात करें तो ट्रेंड क्लियर है, ट्रेंड हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का है। स्टॉक करेक्ट हुआ, 220 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने 3 दिन तक सपोर्ट किया, उसके बाद आज फिर से रिवर्सल देखने को मिला है। मेरा समझना है कि इस बार कंसोलिडेशन के बाद, शायद 1 से 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद 1190 के ऊपर आपको ब्रेकआउट जरूर देखने को मिलेगा। तो क्योंकि ब्रेकआउट अभी देखने को नहीं मिला है, तो बेहतर रहेगा कि आप ऑप्शन के जरिए इस तेजी में को प्ले करें। M&M का 1200 का कॉल ऑप्शन लीजिए, 28 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस आपके 17 रुपए के नीचे रहेंगे, लेकिन यहाँ पर 50 से 60 रुपए तक के भाव आपको M&M के 1200 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। जी, ये प्रीएम्प्ट करने की बात है। समित, आपका व्यू क्या है मारुति पर? मारुति आज मेरी रोलओवर की रिपोर्ट्स में सबसे ऊपर का स्टॉक था, चला भी। इनफैक्ट आज सुबह सुबह इसने 89.40 का हाई लगाया था स्पॉट में, लेकिन बाद में कोलैप्स हो गया 8767। M&M पे टिप्पणी हो चुकी है, कवर हो चुका है। अगर कोई और ऑटो आपको ग्रैब करना हो तो वो कौन सा होगा? मारुति होगा, कोई और होगा? देखिए यहाँ पे मारुति हो या एक टू व्हीलर स्पेस में हमें बजाज ऑटो भी काफी अच्छा लग रहा है। अगर मारुति की पहले अगर हम बात करें तो मारुति ने एक अच्छा खासा स्टेडी मूव रिसेंटली दिखाया है। अभी यहाँ पे 9,000 9,050 का लेवल उसके लिए काफी क्रूशियल है, और जैसे ये लेवल ब्रेक होता है फिर ये जो 9,500 1900 जो प्रीवियस हाइज है उसके आसपास कहीं ना ये चैलेंज करने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट लेग ऑफ द रैली स्टार्ट होनी है वो 9,050 के ऊपर मारुति के लिए होगी। टू व्हीलर्स में अगर बजाज ऑटो की बात करें तो बजाज ऑटो ने एक रिसेंटली थोड़ा कंसोलिडेशन का हमने दौर देखा है उसमें, बट ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा। बहुत जल्दी हमें लगता है कि ये स्टॉक 4200 से लेकर 4300 के लेवल तक मूव कर सकता है। तो इसलिए अगर टू व्हीलर स्पेस में कोई स्टॉक लेना है तो हमारे यहाँ पे प्रेफरेंस बजाज ऑटो में रहेगी। बजाज ऑटो आपका अगर आप देखें प्रेफर्ड स्टॉक रहेगा तो M&M और बजाज ऑटो यहाँ पे 2 प्रेफर्ड स्टॉक्स हैं इस पूरे स्पेस में। इससे पहले कि मैं मोमेंटम कॉल्स का क्रम शुरू करूँ, जरा प्लीज़ आइए एक बार डाउ फ्यूचर्स को देखते हैं। और याद रखिएगा डाउ की जो प्रीवियस क्लोज था, जो सुबह भी हमने
काफ़ी डिस्कस किया और बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया। डाउ ने एक समय बाद अपनी 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीटेस्ट किया था और अभी 32,560, अगर आप इस ट्रेजेक्ट्री को देखें तो इट्स स्टिल हायर देन दैट 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यूरोपियन मार्केट्स दिखाइए इस वक्त रुझान क्या है, वहाँ पर यूरोपियन मार्केट्स के रुझान को देखते हैं और ये वीकली कैंडल क्रिएट होगी, याद रखिएगा डाउ की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आई थिंक अगर इस लेवल पे भी डाउ क्लोज होता है तो इट विल बी आई थिंक अ क्लोज अबव 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कैक आपकी स्क्रीन पर लगभग 1.5% ऊपर। आई मीन इससे अच्छा सेटअप आपको जरूरत है भी नहीं उसकी। तो यूरोपियन मार्केट्स में स्ट्रेंथ, निफ्टी में क्या था ना आपको, आई मीन 146 के ऊपर आपको अच्छा स्विंग मिले, नाउ एट 17,159। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपने निफ्टी आज भी लॉन्ग किया है तो आप बैंक निफ्टी को छोड़िए, आप निफ्टी अभी भी कैरी कर सकते हैं, निफ्टी अभी भी कैरी कर सकते हैं। और 146 का वो पिवट पॉइंट था, मैं ये एग्जैक्टली देखना चाहता था पूरे दिन में कि कैसे पार कर रहा है, उसको करा। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि आज एक स्पेस और आके जुड़ गया इस स्ट्रेंथ में। वो क्या था? एक तो रिलायंस 2500 के ऊपर, ऑल दो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन डेटा रिलायंस का उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा हो सकता था। और दूसरा है फार्मा। फार्मा ने जिस तरीके से अपनी प्रेजेंस फील कराई है, शायद पॉसिबली ये स्पेस एक नेक्स्ट मूव दे। तो एक अप्रोच मैं यहाँ सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं तो प्लीज़ निफ्टी का वो ट्रेड कैरी करिए। लेट्स टेक सम रिस्क, क्योंकि 146 के ऊपर जो नेक्स्ट सप्लाई जोन आता है वो बहुत दूर है, दैट इज 298, 17298। कॉल्स कैरी की बात करते हैं यहाँ पर। राजेश सतपुते जी बताइए, कन्विक्शन के साथ क्या कैरी करेंगे आप? मुझे देखिए कन्विक्शन जो बन रहा है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे ही बन रहा है। देखिए 2-3 चीजें हैं कि जो उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाती है। एक तो इसने 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया जो करीबन 2480 का था। 2500 के आसपास जो राइटर खड़े थे, तो कॉल राइटर खड़े थे, वहां पे वो शॉर्ट स्क्वीज है। तो मेरे हिसाब से आपको रिलायंस लेके जाने में सेफ्टी ज्यादा मिल रहा है, तो मैं रिलायंस लेके जाऊंगा। 2518 चल रहा है, मेरा स्टॉप लॉस होगा 2485 का, स्लाइटली डीपर रख रहा हूँ। मैं टारगेट सेट कर रहा हूँ रिलायंस का एटलीस्ट 2600 का। सो रिलायंस ये मेरा बीटीएस ट्रेड रहेगा। रिलायंस आपका बीटीएसटी ट्रेड रहेगा। एक बार मैं देखूं कि रिलायंस के ओपन इंटरेस्ट में क्या हुआ है। तो रिलायंस के ओपन इंटरेस्ट में जनाब आज ऑन द फर्स्ट डे, देखिए जुलाई की सीरीज में पहले दिन ही, मतलब 1 जुलाई को खबर आ गई थी विंडफॉल टैक्स वाली, रिलायंस बेयर ग्रिप में चला गया था। लेकिन ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ अगस्त सीरीज रिलायंस का ओआई 1% घटा है और प्राइस बढ़ा है 2.6%, मतलब शॉर्ट कवर हुआ है रिलायंस में आज। मानस, आपका ट्रेड क्या होगा, क्या कैरी करेंगे आप? देखिए कोलगेट पावरलिफ को कैरी करेंगे और अगर आप देखें तो अभी कुछ दिन पहले स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया। 2-3 दिनों से कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज जो 1570 का रेजिस्टेंस है कोलगेट पावरलिफ ने उसको ब्रीच किया है। तो करंट लेवल्स पे यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 1550 के नीचे रहेंगे, 1650 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं, 1600 को कॉल ऑप्शन लीजिए, 34 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 19 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 65 रुपए के टारगेट के लिए। 35 रुपए के टारगेट के लिए ऑप्शन। और कोलगेट का आपको, अगर आप ये 35 पर ट्रेड कर रहा है, 1600 का कॉल, इसको ऑप्शन को भी कैरी करना है या फिर आप फ्यूचर्स भी ले सकते हैं। ये मानस की कॉल है कोलगेट और अच्छा करता हुआ कोलगेट इस वक्त। आप समित क्या कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? देखिए मेटल्स में एक अच्छा खासा रीनोड बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है, तो इसमें नैल्को, नेशनल एल्यूमिनियम हम बाय करने की सलाह देंगे। यहाँ पे ऑप्शन के जरिए ट्रेड किया जा सकता है। 80 का कॉल ऑप्शन जो 3.2, 3.3 के रेंज में मिल रहा है, वो हम बाय करने की सलाह देंगे। और ये एज अ डिस्क्लोजर सेम लेवल्स पे हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको 1.4 का रखना है और यहाँ पे नैल्को अटेम्प्ट कर सकता है 80 का लेवल सरपास करने के लिए, तो जिसका टारगेट लगभग 1-2 दिन में अगर ये मूव अच्छी आती है तो 6.5 का टारगेट ये ऑप्शन के लिए रह सकता है। ओके, नाल्को आपको इम्प्रेस कर रहा है। असित, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? असित, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। I'm sorry. I was looking at Pidilite. So Pidilite को लॉन्ग जा सकते हैं with a stop loss of 2454 for a target of around 2480 और 2480 के ऊपर मुझे लगता है 2500 के लेवल को भी अप्रोच कर सकते हैं। So Pidilite is long.
पिडिलाइट लॉन्ग, याद रखिएगा पूरे के पूरे इस स्पेस में, यानी जिसमें हम इन एफएमसीजी स्टॉक्स को रखते हैं, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग रोल ओवर पिडिलाइट देखे गया था इस बार। मेरे ख्याल से 96% का रोल ओवर था इस स्टॉक का। आशीष बहती जी, आप क्या कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? मेरी भी चॉइस कॉलगेट पॉमोलिव ही है। काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन सिंस इट ऑलरेडी डिस्कस हो गया तो सेकंड स्टॉक इसी सेक्टर से मैरिको काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैरिको में भी एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। स्टॉक ने अभी आज ही अपना 200 डेमा रीगेन किया, तो 530 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। 514 का एक एसएल लगाना है इसमें। आपका मेरिको अगर आप देखें बाय कॉल है, तो बहुत सारे ट्रेड्स हुए यहाँ पे। रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, कोलगेट हो गया, पिडिलाइट हो गया, मेरिको हो गया, इनमें आपका कन्विक्शन बन रहा है। समित का जो लॉन्ग ट्रेड था वो था नाल्को। कविता जी मेरे ख्याल से कार्यक्रम में नहीं है, लेकिन कविता जी ने जो फार्मा की जो कॉल थी वो थी फार्मा पे। और फार्मा में याद रखिएगा, मैं फिर कहूँगा कि 3 चीज़ें हुई हैं। देखिए सन फार्मा का तो जो होना था हो गया, क्योंकि उसने अर्निंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग दी। अर्निंग्स में जो इस बार अच्छा कर रहा है उसको बाजार हाथों हाथ दे रहा है। लुक एट सन फार्मा, आपकी स्क्रीन पे 5.5% ऊपर डे हाई पर टिक गया, टंग गया, एंड सन फार्मा इज द टॉप ओआई गेनर। पहले दिन का ओआई गेन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सेकेंड टॉप ओआई गेनर है डॉक्टर रेड्डीज, जहां पे बाजार को अर्निंग्स के बाद अगर आप देखें डिसअपॉइंटमेंट नजर आया। और जो लॉन्ग साइड पे सबसे बड़ा इवेंट से पहले ओआई एडिशन हुआ है वो है सिप्ला 17.8%, और ये स्टॉक भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। तो 3 बातें हो रही हैं, एक में शॉर्टिंग, एक में पोस्ट नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग एडिशन, और एक पे प्री नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग एडिशन है। राजेश अग्रवाल जी, आप क्या कैरी करेंगे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से? देखिए वीरू जी, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से जो करूँगा ना, उसमें संजोग से 3 चीज़ें हैं। 2 कंपनियां हैं, दोनों कलकत्ते की हैं, दोनों 420 के आसपास ट्रेड कर रही हैं, और दोनों को हमने कई बार आपके साथ आखिरी सौदा पे डिस्कस कर चुका है। पहले ग्रेफाइट इंडिया की रहेगी। 98,000 मेट्रिक टन्स की कैपेसिटी के साथ भारत की सबसे बड़ी क्षमता वाली कंपनी है। 3 प्लांट भारत में, एक जर्मनी में है। थोड़ी दिक्कतें इनको क्रूड प्राइसेस को लेके थी, जो कि नीडल कोक इनका रॉ मटेरियल है, उसके प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे। स्टील में भी गिरावट आ गई थी। तो ईएफ रूट से जो स्टील बनता है उसमें इनके ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स लगते हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा जंप देखा जा सकता है। दूसरा स्टॉक वेस्ट कोस्ट पेपर का रहेगा, जो कि अगर आप देखें तो उसकी खुद की कैपेसिटी 3,20,000 की है, और उनकी 75% होल्डिंग आंध्रा पेपर में है, जिसकी 2,40,000 की कैपेसिटी है। अनकोटेड पेपर में अगर देखा जाए तो 15% मार्केट शेयर है, और 5 टॉप कंपनीज में भारत में वेस्ट कोस्ट आती है। नंबर्स बेहद अच्छे आए थे, और जिस तरीके से प्लास्टिक वगैरह में बैन लग रहा है, मुझे लगता है कि कागज़ की डिमांड और बढ़ती जाएगी, जिस कारण से ऐसी कंपनियों को बहुत फ़ायदा होगा। तो इन 2 कंपनियों पे हमारी बाय कॉल रहेगी। छोटी से मध्यम अवधि में 8 से 10% का मूव अपने मान के चल सकते हैं, बट लंबी अवधि में और भी ज़्यादा अच्छे रिटर्न आ सकते हैं। वेस्ट कोस्ट पेपर और ग्रेफाइट इंडिया, अगर आप देखें आपका टॉप कन्विक्शन कॉल है वेस्ट कोस्ट के ऊपर अच्छा करता हुआ डे की रेट में। मेरे स्क्रीन पे एक स्टॉक मार्क हुआ है एकदम से, मैं उसको ले आके आना चाहूँगा। आईटीसी ने नंबर से पहले क्या किया है? आईटीसी 303.60, यस, एक हल्का सा अगर आप देखें अपस्विंग आया, रिकवर हुआ डे लो से स्टॉक, और जो मॉर्निंग में हाइस थे हालांकि उसको रीगेन नहीं कर पाया, बट स्टिल अगर आप देखें छोटा सा पुल बैक आया यहाँ पर। आईटीसी के ऑप्शंस में एक्टिविटी नजर आ रही है। पिडिलाइट मेरे ख्याल से वकालत की यहाँ पर असित ने इट्स डूइंग वेल, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। कैश के स्टॉक्स में मेरे स्क्रीन पे एक स्टॉक बहुत बार बार आ रहा है रिपीटेडली, एंड दैट्स आई थिंक अदानी ट्रांसमिशन। जरा प्लीज लिखे आइएगा, मेरी स्क्रीन पे आता हुआ 3,137 छोड़ते हैं। आई मीन आई थिंक बहुत ही वाइल्ड हो गया है, तो इस पर बात करना अगर आप देखें अब शायद मेरे को बहुत लॉजिकल लग भी नहीं रहा है। पोस्ट नंबर्स एनबीएफसीज में एचडीएफसी का रिएक्शन देखिए जरा, आपकी स्क्रीन पर आता हुआ 2385, और ये बहुत अच्छी क्लोजिंग है। देखिए मैं एक दिन एचडीएफसी के बारे में भी बात कर रहा था, एचडीएफसी बैंक की बात कर रहा था। अगर आप उस मर्जर वाली खबर को आई मीन उसको हटा दें चार्ट्स में से, एक इवेंट को हटा दें और सिर्फ एक प्लेन चार्ट रखें उसको सब्सट्रैक्ट करके, तो पोस्ट आई थिंक दिसंबर 2021 के बाद, यानी मोटा मोटी अगर आप देखिए 7-7.25 महीने के बाद, ये स्टॉक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है।
200 EMA की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो ये होती है कि उस पर आप कुछ टाइम स्पेंड करें, और ये क्लोज उसके ऊपर है। ये तो मानेंगे आप समित कि हर क्राइटेरिया पे, हर आधार पे HDFC की ये क्लोजिंग बेहद शानदार है। देखिए काफी ज्यादा एक टाइम वाइज कंसोलिडेशन से HDFC ट्विंस गुजरे हैं, बट लास्ट 3-4 दिनों से वापस जो उनका चार्म है वो वापस आते हुए दिख रहा है। तो एटलीस्ट उसका जो फर्स्ट टारगेट है वो 200 डे एवरेज अभी रहेगा, सिंपल मूविंग एवरेज जो 2460 2470 के रेंज में है, तो वो एटलीस्ट आपका एक फर्स्ट टारगेट रहेगा। बट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे उसका जो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, ये स्लोली एंड स्टडीली स्टॉक 2500 और उसके बियॉन्ड भी जा सकता है। बहुत अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ HDFC, और मैं इसके वाकई ऑप्शन स्टेट्स को खंगाल रहा था, देख रहा था। अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ स्टॉक का। एक दो स्टॉक्स और ले आइए जरा, एक बार मैं FMCG बास्केट को देख लूँ, उसने क्या किया। आपकी OI की शीट पे अगर आप FMCG बास्केट को देखें, I mean फर्स्ट डे 4.4 एडिशन जुबिलेंट फूड्स में याद रखिएगा, आज शॉर्टिंग हुई और सुबह का आंकलन थोड़ा सा हमारा गलत निकला इस स्टॉक पे। बाकी बाटा इंडिया, एशियन पेंट्स, बलरामपुर चीनी, ये कुछ काउंटर्स जहां पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप था। बलरामपुर चीनी एंड एशियन पेंट्स। UBL थोड़ा चला, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील नहीं करा पाया। मैकडोवल्स का अगर आप देखें जो नंबर का इम्पैक्ट था आज भी स्क्रीन पे विजिबल था, मतलब स्टॉक कोई बहुत सेटिस्फैक्ट्री पुल बैक जनरेट नहीं कर पाया। और क्या अच्छा लग रहा है, सीमेंट स्पेस में नो, नॉट एग्जैक्टली। केमिकल स्पेस में याद रखिएगा आज टॉप OI गेनर था, शॉर्ट साइड पे चंबल, कोरोमंडल, और लॉन्ग साइड पे रेन इंडस्ट्रीज। ये रेन इंडस्ट्रीज जो है वो मानस का बहुत अच्छा पड़ा हुआ स्टॉक है। मानस चलते चलते लास्ट कमेंट पॉसिबली फॉर दिस वीक, रेन क्या आउटलुक आपका, जो कोई कैरी कर रहा है, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को, इस क्लोजिंग को कैसे रीड कर रहे हैं? तो देखिए कल आखिरी का जो आधे घंटा था उसमें रेन ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया था, जिसके टारगेट 175 रुपए के आसपास आते थे, जो कि ऑलरेडी आज अचीव हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है और शायद अब स्टॉक 182 के लेवल्स को टेस्ट करेगा। तो अपनी पोजीशन में बने रहिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 172 कर ले, टारगेट 182 के करें। रेन इंडस्ट्रीज इस बास्केट में आप देखें सबसे बड़ा OI गेनर रहा। चलिए अब हम एक अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए, और 27,165 का मतलब ये है कि आज निफ्टी डे हाई पर बंद हुआ और निफ्टी बैंक डे हाई से लगभग आप समझ लीजिएगा कि 130 पॉइंट नीचे। इसे कहते हैं इंट्राडे कंसोलिडेशन ऑन द वेरी फर्स्ट ऑफ द सीरीज, मतलब एक सब्सटेंशियल गैप मिला आपने, लेकिन उस गैप को कोलैप्स नहीं होने दिया आपने, कोलैप्स नहीं होने दिया। अच्छी बात है, क्योंकि देखिए ये जो गैप था ये सिर्फ आज का गैप नहीं था, ये कल का भी गैप था। मतलब कल 125 पॉइंट खुलने के बाद आपने 250 पॉइंट का सफर और तय किया था। तो अच्छी क्लोजिंग मानेंगे आप हर लिहाज से, और IT को, ये निफ्टी को एडवांटेज था पूरे के पूरे अगर आप देखें खेमे का, चाहे वो FMCG हो, चाहे वो IT हो, चाहे IT इंडेक्स में आज 0.2% का पुल बैक था। और आपका केमिकल बास्केट का, फार्मा बास्केट का, ऑटो की सुबह की स्ट्रेंथ का, मेटल्स के कुछ काउंटर्स के पुल बैक का पूरा एडवांटेज सिर्फ निफ्टी को मिल रहा था। अब चलते हैं इस क्लोजिंग को जरा बारीकी से समझने के लिए, अच्छी खुशबू के साथ, वॉल पर आशीष के साथ। आशीष, ओवर टू यू। अच्छी खुशबू नहीं थी, बची कुछ खुशबू थी। मार्केट बहुत बढ़िया, ये हफ्ता बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट सेशन, बहुत बढ़िया गेन्स, और नई सीरीज का क्या आगाज हुआ है। लास्ट सीरीज 7.5% का अपटिक, और उसके ऊपर जो अगस्त सीरीज की शुरुआत होती है, फ्राइडे का सेशन जो है 250 पॉइंट से ज्यादा की मजबूती के साथ हम कल्मिनेट करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 1.5% का उछाल, 17,100 के कंफर्टेबली ऊपर, 17,200 के बेहद करीब जाके हम शायद ये वीकली क्लोज डिलीवर करते हुए नजर आए। ये सब हो रहा है जब निफ्टी बैंक आज पिछले कुछ दिनों के अच्छे मोमेंटम के बाद एक शेड वीकर, 1/3%, हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी भी कह लीजिए, लेकिन फिर भी ठंडा पड़ा था निफ्टी बैंक आज। निफ्टी IT ने मदद करी। मैं जब स्टॉक स्पेसिफिक आऊंगा तो बाकी दिखाऊंगा कौन सी पॉकेट्स मदद करती हुई नजर आई। मिड कैप्स 1.25% के आसपास का उछाल, स्मॉल कैप्स दिखाइए इस पे ऑलमोस्ट 1.5% प्लस की मजबूती, और ब्रेथ दिन भर पॉजिटिव, और इवेंचुअली 2:1 का रेशियो, यानी जितने शेयर ट्रेड हुए आज फ्राइडे के दिन 2/3 फाइनली इन ग्रीन बंद होते हुए नजर आएंगे। तो बढ़िया ब्रेथ, ऑल राउंड पार्टिसिपेशन, बैंक स्पष्ट बनने के बावजूद इस तरह का ट्रैक्शन और अच्छा अप मूव। अब लाइए वो 50 स्टॉक्स, उसके बाद प्रोविजनल क्लोज कहां पे आया वो बताऊंगा आप लोगों को।
अच्छा, इस बीच यूएस के फ्यूचर्स अभी अभी मैं चेक कर रहा था, हम क्या डाइजेस्ट करके जा रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। यूएस के फ्यूचर्स 1/4 से 1.25% के गेन्स के साथ अब ट्रेड कर रहे हैं। तो कल के 1% के उछाल के बाद और फर्दर अपटिक्स है और फर्दर अप मूव्स बन रहे हैं। ये मूव्स बनने शुरू हुए थे परसों से, जब वो इंट्राडे रिकवरी आई थी, पुल बैक रैली आई थी फेड मीट के अनाउंसमेंट के बाद से। ये रही आपके सामने स्क्रीन, क्या मदद कर रहा है क्लियरली कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज हेवी वेट 2% मजबूती के साथ फाइनली सेशन क्लोज कर रहा है, इससे मदद मिली। तो मैं बेसिकली बैंक्स को निगेट, बैंक्स की सुस्ती को क्या निगेट कर रहा था, क्या मदद कर रहा था, वो हाईलाइट कर रहा हूं। रिलायंस एचडीएफसी लिमिटेड नंबर्स के बाद 2% मजबूती के साथ ट्रेड। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस फिर से आज मदद करते हुए नजर आए। और आईटी पैक में सिलेक्टिव स्टॉक्स देखिए आप, किस तरह से टीसीएस 1.25% के गेंस, कैसे वो लास्ट में इन्फोसिस 2% उछाल। तो बैंक जब ठंडे पड़े हुए थे तो आईटी मेजर्स थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज था, एचडीएफसी ट्विंस थे, B2 थे, ये सब वो पॉकेट्स थी जो बढ़िया स्ट्रेंथ, बढ़िया मोमेंटम डिलीवर करके गई। वैसे आज ट्रेड में कमोडिटी प्लेज आउट परफॉर्म कर रहे थे। वैसे तो कहता सिर्फ मेटल्स, लेकिन उसमें आप ओएनजीसी जैसे तड़का भी जोड़ लीजिए, कोल इंडिया जैसा तड़का भी जोड़ लीजिए, दिखाता हूं। टाटा स्टील, हिंडाल्को, कोल इंडिया, ओएनजीसी, सारे के साथ जेएसडब्ल्यू स्टील, तो मेटल्स प्लस कमोडिटीज बढ़िया करके गई आज के सेशन में। परसेंट वाइज सबसे स्ट्रॉन्ग गेनर्स के तौर पे। पर आज का हाईलाइट, रोज एक आध रिजल्ट का रिएक्शन बहुत बढ़िया मिलता है। आज जो रिजल्ट रिएक्शन था एसबीआई लाइफ के नाम, निफ्टी का टॉप गेनर ऑलमोस्ट 9% की तेजी के साथ। और ये ऐसा भी नहीं था बहुत करेक्टेड था, नियर हाई ट्रेड कर रहा है और उसके बावजूद इस तरह के नंबर्स के बाद 8-9% का एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। क्या दबाव में था? डॉक्टर रेड्डीज राइट फ्रॉम द वर्ड गो कमजोर। सुबह जब सारी स्क्रीन ग्रीन थी तो इक्का दुक्का स्टॉक्स में डीआरएल कमजोर था, नंबर्स दबाव वाले थे, इसीलिए कोटक रह के अंडर परफॉर्म ही कर रहा है अपने पीयर्स को। एसबीआई आज ठंडा था, एक्सिस बैंक, आज बैंकिंग तो वैसे ही पस्त था, तो एक्सिस बैंक ठंडा था, इवन आईसीआईसीआई बैंक ठंडा था। तो बैंक्स अच्छे मूव्स थ्रस्ट जनरेट करने के बाद कह लीजिए आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मूड में थे, वो बेहतर टर्म हुआ। लेकिन हाँ, फार्मास्यूटिकल सिलेक्टिवली कुछ पॉकेट्स ऑफ पेन नजर आई थी। और आईटीसी अपने मंडे के नंबर्स से पहले रिलेटिव कामनेस के साथ उन नंबर्स को अप्रोच करता हुआ, जो अब तो आगे बंद हो गया होगा। हाँ, प्रोविजनल क्लोज जो है 17,158, बढ़िया रहा, ये बढ़िया रहा सेशन आज का वीरू। और सबसे अच्छी बात, वो गैप अप और गैप को डिफेंड करा, गैप पे कंसोलिडेट करे और फाइनली दिन के हाईस पे जाके बंद होने का दमखम दिखाया। जी हाँ, बिल्कुल शानदार क्लोजिंग। और आशीष, सीरीज के फर्स्ट डे में जब आपको इतना सब्सटेंशियल गैप मिल रहा है, आपको उसको होल्ड कर रहे हैं। तो जो मेरा पॉइंट था आशीष 146, उसके ऊपर क्लोज, तो हर लिहाज से अगर आप देखें अच्छी क्लोजिंग है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश अग्रवाल जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, राजेश सतपुते जी, मानस जायसवाल जी, समित चौहान जी, कविता जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आशीष, मेरे को भी शुक्रिया करेंगे क्या? मेरा भी धन्यवाद अदा करेंगे क्या? मेरे को भी शुक्रिया करेंगे क्या? क्या है ब्रेक के बाद इकट्ठे? नहीं, आपको शुक्रिया कैसे कर सकता हूँ, आपके बिना कैसे शो चलेगा। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक चीज जरूर दिखाना चाहता हूँ। राजेश अग्रवाल सर हैं क्या अभी डायरेक्टर साहब? राजेश अग्रवाल सर, वो जो आपने मेंशन करा था ना, घोड़े की जलेबी खिलाने, घोड़े को जलेबी खिलाने जा रिया हूं, बोला, ये पोस्टर ले आए हम लोग, देखिए स्क्रीन पे। ये वो मूवी है जो ये मेंशन कर रहे थे। दरअसल बताया जा रहा है कि पुरानी दिल्ली के आम लोगों की लाइफस्टाइल पर ये मूवी है। और इसमें तो मेरे ख्याल से वीरू, आपने देखा ध्यान से पोस्टर देखोगे ना, एंड में वो जो जलेबी तल रहे हैं या कर रहे हैं, वो अपने वो पंचायत के पापा हैं। वही देखिए, रघुवीर यादव जिस पिक्चर, रघुवीर यादव, राजेश अग्रवाल जी मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, रघुवीर यादव जी जिस पिक्चर में हो, आप उसको इतना लाइटली मत लीजिएगा, कभी भी लाइटली मत लीजिएगा। इसके विजुअल्स देख के मेरे को याद आ रही है उस गाने की, वो जो थी ना एक पिक्चर जिसमें वो इन्फ्लेशन के ऊपर वो पिक्चर बनी थी, और वो पता नहीं वो कौन था, जिसमें गाना था सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खा जाता है। वो कौन सी पिक्चर थी, मुझे उसकी याद आ गई है। लेकिन इस पिक्चर को आप लाइटली ले सकते हैं। मेरे को याद है आशीष से करीब 10-12 साल पहले पीपली लाइव पिक्चर को लाइटली लिया था सिनेमा हॉल में घुसते घुसते। हाँ, पीपली लाइव एक पिक्चर को हमने ऐसे ही सिनेमा हॉल में घुसते घुसते बड़े लाइटली लिया था। वो थी भेजा फ्राई 1, और गजब मूवी थी यार, वो गजब मूवी थी। तो किसी भी पिक्चर को लाइटली मत लीजिएगा राजेश जी, एंड स्पेशली जब रघुवीर यादव उसके अंदर हो। राजेश जी का अपना, लेकिन आज तक मैंने देखा है
जो पकड़ लेते हैं ना पिक्चर एकदम वो हिट करा के छोड़ते हैं, तो उन्होंने पकड़ लिया इस वीकेंड की मूवी। खैर ये पॉपुलर सिनेमा में होगी भी नहीं मेरे ख्याल से, एक नीश को कैटर करने वाली मूवी होगी, नीश ऑडियंस के लिए होगी। हाँ, राजेश जी ने तो इस वीकेंड प्लान बना लिया, कल और परसों एक एक जो निपटानी है वो दूसरी मूवीज हैं। राजेश सर थैंक यू, पूरे पैनल को थैंक यू। आप सबको हैप्पी वीकेंड। अब अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, फिर आप लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू सो मच, रेस्ट करिएगा आप सब लोग। खिलाड़ी नंबर का क्विक अपडेट आपकी स्क्रीन पर। इस हफ्ते का मुकाबला जो हुआ था मनीष शर्मा, गौरव और विभोर वाशने के बीच हुआ था। रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर। विभोर अच्छे खासे मार्जिन से, वैसे सबने परफॉर्म अच्छा करके दिया, सबने बढ़िया कमाई करा के दी, लेकिन विभोर के 19% प्लस के रिटर्न्स जिन स्टॉक्स के दम पर आए थे क्विकली वो भी स्क्रीन पर आ जाएंगे। और विभोर हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। विभोर कांग्रेचुलेशंस आपको, बढ़िया रहा इस हफ्ते आपका प्रदर्शन, लेकिन जो बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है, जब आप फॉर्म में चल रहे हो तो फिर आपसे व्यू भी जान लिया जाए, कैसा सेटअप लग रहा है भाई, कितनी और तेजी बची है बाजारों में? थैंक यू सो मच सर। और बाजार में अभी तेजी है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो फेड की एक्सपेक्टेड थी वो 0.75 थी और वो ही आया, तो यहाँ पर मार्केट अभी भी और तेजी में ही रहेगा। आज मॉर्निंग में मैं और सुमित सर बात कर रहे थे कि उस टाइम डोजी बन रहा था, पर वापस से सेकेंड हाफ में एक पुल बैक आया, तो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है वीकली बेसिस पे। तो नेक्स्ट वीक भी एक थोड़ा सा एक हमें मोमेंटम देखने को बिल्कुल मिल सकता है। अच्छे दिन अगले हफ्ते भी कंटिन्यू करेंगे विभोर, बहुत बहुत बधाई आपको। इस अंश में हम बात करते हैं जो आज का सीरियस हो रहा था उसकी रिटर्न्स की, और वो स्टेट जो कि बहुत स्विंग दिखी। आइए एक एक करके टीम देखते हैं और किस टीम में कितना आज आपको स्विंग मिला। पहले टीम जो स्क्रीन पर है वो है आशीष की, और इस क्रम में याद रखिएगा उन्होंने जो ट्रेड्स पिक किए थे आज, उसमें GM फॉर्लर 19% का, SBI लाइफ स्ट्रॉन्ग, अगर आप देखिए स्विंग आज मिला 8% का, लगभग 9% का, हिंडाल्को मेटल स्पेस में 6% का, HDFC लाइफ। ये दो अगर आप देखें जो इंश्योरेंस स्टॉक्स थे उन्होंने काफी अच्छा खासा नोट दिया, 4.25% ऊपर HDFC लाइफ। नीरज जी की टीम में जो खिलाड़ी थे उसमें वेस्ट लाइफ आपकी स्क्रीन पे 9% का स्विंग देखिए गया। अभी कुछ देर पहले आपको याद होगा हम मैनेजमेंट से बात भी कर रहे थे, टाटा स्टील अगर आप देखिए करीब 7.25% का पुल बैक, IIFL सिक्योरिटी 6.25% और TVS मोटर्स आज का स्टार परफॉर्मर ऑटो स्पेस में लगभग 4.5% का स्विंग देखिए गया। फिलहाल एक ब्रेक, अगली मुलाकात होगी आपसे सोमवार की सुबह मुनाफे की तैयारी में आशीष के साथ। तब तक नमस्कार।